हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं मार्च माह का नवीनतम सामान्य ज्ञान, यानी कि मार्च माह का लेटेस्ट करंट अफेयर, या आप इसे बोलेंगे लेटेस्ट जनरल नॉलेज के इसमें क्वेश्चन होंगे और इसे हम डेप्थ में पढ़ाएंगे। इसको पूरा हम डेप्थ में यानी कि थ्योरी पढ़ाएंगे, जिससे कि आप उसमें से कुछ भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप उसे बना के ले जाएंगे, चाहे वो यूपीपीसीएस का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो। सभी में अब क्या है, सेंटेंस वाइज क्वेश्चन बनाने लग गए हैं, जिससे कि उसमें डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप उसको विस्तार से पढ़ेंगे तब जाके आप इसे क्वेश्चन कर पाएंगे। इसी श्रृंखला में, जैसे कि मैंने पहले प्रॉमिस किया था, किसी श्रृंखला में कि प्रत्युत्तर दर्पण, एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि इसको कंप्लीट करवा दें। ठीक है, इसी कंप्लीट प्रत्युत्तर दर्पण की श्रृंखला में ये हमारी 4th या 5th क्लास होगी, जिसमें हम फर्स्ट में आप नेशनल करंट अफेयर कराए हैं और सेकंड में इंटरनेशनल करंट अफेयर कराए हैं और थर्ड जो क्लास थी हमारी इकोनॉमिक करंट अफेयर थी। और ये 4th क्लास हमारी है, जिसमें हम नवीनतम सामान्य ज्ञान यानी कि लेटेस्ट जनरल नॉलेज करा रहे हैं। ठीक है, लेटेस्ट जनरल नॉलेज जो भी रहेगा मार्च माह का इसमें शामिल होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप इसे जरूर लास्ट तक देखें, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आइए चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले होगा शब्द संक्षेप। ठीक है, एब्रीविएशन, यानी कि शब्द संक्षेप में क्या होगा, जैसा कि हम इसे डेप्थ में ही पढ़ा चुके हैं, वीबीजी राम जी। ठीक है, इसे हम डेप्थ में ही पढ़ा चुके हैं प्रत्युत्तर दर्पण की श्रृंखला में ही। वीबीजी राम जी ये क्या है, इसे बोलेंगे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, यानी कि ग्रामीण। बीबीजी राम जी, ठीक है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी कि बीबीजी राम जी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, इसे ग्रामीण, इसे इंग्लिश में भी बोलेंगे। ठीक है, जैसा कि हिंदी में सेम वही फॉर्मेट इसका इंग्लिश में भी किया गया है। ठीक है, और इसे हम डेप्थ में पढ़ा ही चुके हैं। यह भारत सरकार की एक नई ग्रामीण रोजगार योजना है, जिसे मनरेगा, जैसे आपको पता होगा मनरेगा कब स्टार्ट की थी, मनरेगा का स्थान दिसंबर 2025 में लिया है। और यह योजना जो है ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक इच्छुक वयस्क को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम रोजगार की गारंटी देते हैं। ठीक है, क्या देता है, गारंटी देती है। वीवी राम जी, ठीक है, ये क्या है, मनरेगा। मनरेगा का स्थान इसने दिसंबर 2025 में लिया है और यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम करने का इच्छुक है, ठीक है, प्रत्येक जो इच्छुक वयस्क होगा उसको क्या होगा, 125 दिनों का अकुशल शारीरिक श्रम देने की गारंटी देता है। ठीक है, ये पहले 100 दिन का था रोजगार, जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे, लेकिन अब ये क्या हो गया, 125 दिनों का रोजगार हो गया है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, नियुक्तियां यानी कि अपॉइंटमेंट्स, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। कहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स हुआ होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट आएंगे, जहां पे अपॉइंटमेंट्स ऐसे लोगों का होगा जो जिसकी अपॉइंटमेंट्स मायने रखती है। ठीक है, जो अपॉइंटमेंट्स मायने रखती है, जिनका अपॉइंटमेंट्स किया है, वो नियुक्ति अगर इंपॉर्टेंट है तो वो जरूर पूछी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले राकेश अग्रवाल एनआईए के नए महानिदेशक, या तो फर्स्ट जिसकी अपॉइंटमेंट रही होगी या फिर उनकी ये लास्ट अपॉइंटमेंट रही होगी, तो जरूर पूछेंगे। राकेश अग्रवाल एनआई के क्या हुए, नए महानिदेशक चुने गए हैं। ठीक है, अपॉइंट किए गए। ठीक है, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, ठीक है, ये क्या है, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं राकेश अग्रवाल। सरकार ने आतंकवादी विरोधी एजेंसी, जिसे बोलेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के क्या चुने गए हैं, महानिदेशक। ठीक है, इन्हें महानिदेशक जनवरी 2026 में नियुक्त किया गया है। ठीक है, जनवरी में इन्हें अपॉइंट किया गया है। इस पर जो इनकी ये पोस्ट है, इस पर उनकी जो नियुक्ति है 31 अगस्त 2028, ठीक है, 31 अगस्त 2028 तक, जब तक इनकी जो रिटायरमेंट की एज नहीं हो जाती, जब तक रिटायरमेंट की इनकी डेट नहीं आ जाती, तब तक के लिए है और अगले आदेश तक के लिए है। ठीक है, इस नियुक्ति से पूर्व वह एनआईए के विशेष महानिदेशक थे तथा प्रभार महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी इन्हें संभाला हुआ है। ठीक है, ये क्या है, इस अपॉइंटमेंट से पूर्व वह एक एनआईए के विशेष महानिदेशक थे और प्रभार महानिदेशक का जो अतिरिक्त कार्यभार भी है इन्होंने संभाला है, और इनका नाम क्या है, राकेश अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है शत्रुजीत सिंह, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है शत्रुजीत सिंह कपूर। ठीक है, शत्रुजीत सिंह कपूर आईटीबीपी के नए महानिदेशक। ठीक है, शत्रुजीत सिंह कपूर आईटीबीपी के नए महानिदेशक अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, आइए इसको विस्तार से पढ़ेंगे। भारतीय पुलिस सेवा के हरियाणा कैडर के शत्रुजीत सिंह कपूर को अब भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का महानिदेशक जनवरी 2026 में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, जनवरी 2026 में इन्हें अपॉइंट किया गया। इस पद पर प्रवीण कुमार, जिन्हें अब सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है,
और इनका स्थान शत्रुजीत सिंह कपूर ने लिया है। ठीक है, इनका स्थान किसने लिया है? शत्रुजीत सिंह कपूर ने लिया है। ठीक है, पहले कौन से थे? प्रवीण कुमार थे। इस पद पर इनकी यह नियुक्ति 31 अक्टूबर 2026 तक, जो उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि है, या अगले आदेश तक के लिए की गई है, जैसे कि बता दिए रिटायरमेंट की डेट तक। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हमारा प्रवीण कुमार अब बीएसएफ के नए महानिदेशक चुने गए हैं। जैसा कि यहाँ पे नाम आपने देखा ही है, प्रवीण कुमार अब बीएसएफ के नए महानिदेशक। ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा के प्रवीण कुमार अब सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक जनवरी 2026 में अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, यानी कि बॉर्डर सेफ्टी फोर्स। ठीक है, इस नियुक्ति से पूर्व वह आईटीबीपी के क्या थे? महानिदेशक थे, जैसे कि हमने यहाँ उनका नाम मेंशन किया था। ठीक है, प्रवीण कुमार। ठीक है, इससे पहले वो क्या थे? आईटीबीपी के क्या थे? महानिदेशक थे। नेक्स्ट देखेंगे, एक मिनट देखेंगे। ठीक है, आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे, जैसे कि पहले ही इसमें हमने बता दिया आपको। ठीक है, और बीएसएफ के महानिदेशक का कार्यभार, ठीक है, कार्यभार अतिरिक्त प्रभार के रूप में संभालते हुए बीएसएफ ने, ठीक है, संभालते हुए बीएसएफ के महानिदेशक पद पर उनकी यह नियुक्ति 30 सितंबर 2030 तक, जो उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि है, उसके अगले आदेश तक की गई है। ठीक है, क्या है? उनके अगले आदेश तक की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है नितिन नवीन, भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ अंडरलाइन करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करेंगे हम, इसको हम अंडरलाइन करेंगे और एक स्टार लगाएंगे। ठीक है, जिससे आप समझे कि इंपॉर्टेंट है। नितिन नवीन भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, 14 दिसंबर 2025 से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कार्यकारी अधिकारी के रूप में दायित्व निभा रहे 45 वर्षीय नितिन नवीन, ठीक है, क्या नाम है इनका? नितिन नवीन 20 जनवरी 2026 को देश के इस सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए। क्या हुए हैं? निर्विरोध। ठीक है, याद रखना, निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इस पद के लिए किसी और का नामांकन न होने के कारण, ठीक है, किसी और का नामांकन न होने के कारण निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें निर्वाचित घोषित किया है। ठीक है, निर्विरोध माने किसी विरोध के, इसके इनके अपोजिशन में कोई दूसरा नहीं। ठीक है, पार्टी अध्यक्ष पर जेपी नड्डा का स्थान उन्होंने लिया। पहले कौन से थे? बीजेपी के पहले अध्यक्ष कौन से थे? जेपी नड्डा थे। ठीक है, ये थे, इनका स्थान उन्होंने लिया है, और नितिन नवीन जी ने। ठीक है, आगे देखेंगे, वह 1980 में स्थापित इस पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या है? 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तथा पार्टी के 45 वर्ष के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र के ये अध्यक्ष भी, यानी कि जो भी रहे हैं इनसे ज्यादा उम्र के रहे हैं, लेकिन ये सबसे कम उम्र के रहे हैं। इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। 23 मई, ठीक है, 23 मई 1980 को रांची में जन्मे नितिन नवीन के पिता श्री नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी भाजपा नेता थे। ठीक है, और पटना पश्चिम से 4 बार विधायक रहे थे। ठीक है, 2005 में विधायक रहते हुए ही उनका निधन हो गया था, तथा पिता के निधन से खाली सीट के लिए 2006 में इनका उपचुनाव में नितिन नवीन पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे। ठीक है, उसके बाद पटना के बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र से 2010 में, 2015 में, 2020 में और 2025 में लगातार विधायक वह निर्वाचित होते रहे। इस दौरान नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली लीडरशिप की सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय भी इन्होंने, ठीक है, संभाले हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हम आगे स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रॉल कर लेते हैं, जरा सा हम इसको जूम किए हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम पेज को दोबारा से ले लेते हैं। ठीक है, आइए। ठीक है, इन्होंने कई मंत्रालय भी संभाले। इसी दौरान देखेंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव भी वह है। ठीक है, ये कई अगर आपको स्टेटमेंट बना के दे दें, ठीक है, स्टेटमेंट बना के दे दें, तो आपको आराम से आपको कर लेना है ये क्वेश्चन। ठीक है, इतना तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी था, और आप इतना जान गए कि इससे अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं उनके कार्यकाल क्या रहे हैं और कौन कौन से रहे हैं। ठीक है, ये एक नजर सरसरी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, एक सरसरी निगाहों से एक बार ये भी देख लेते हैं। ठीक है, अध्यक्ष है, एक तरफ कार्यकाल टेन्योर है, एक तरफ अध्यक्ष है, एक तरफ कार्यकाल है, यानी कि टेन्योर है।
फर्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी है 1980 से 1986 है। लाल कृष्ण आडवाणी है 1986 ने 1990, 1993 से फिर से 1998 आए और 2004 से फिर 2004 से फिर 2005 तक, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी 1991 से 1993 और कुशाभाऊ ठाकरे 1998 से 2000 और बंगारू लक्ष्मण 2000 से 2001 और 6 नंबर पे के जाना कृष्णमूर्ति 2001 से 2002। 7 नंबर पे है बेकैया नायडू, जैसे कि अभी आपने इनको न्यूज़ों में देखते भी रहे हैं, ठीक है, जितने भी न्यूज़ देखे हैं, बेकैया नायडू, ठीक है, ये है 2002 से 2004। राजनाथ सिंह 2005 से 2009, अगेन 2013 से 2014। नितिन गडकरी 2010 से 2013 एंड अमित शाह, ठीक है, अमित शाह 2014 से 2017 एंड अगेन 2017 से 2020 एंड जगत प्रकाश नड्डा इससे पहले 2020 से 2025। नाउ है नितिन नवीन, ठीक है, नितिन नवीन 2026 से जब तक जैसे 2026 से इनको अब किया गया है ना, फिर जो टेन्योर आगे तक जब तक रहेंगे ये, अभी ये नितिन नवीन है जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, ठीक है, पार्टी के अध्यक्ष हैं बीजेपी के। आइए चलते हैं नेक्स्ट, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आपको देख लेना है, ठीक है। नितिन नवीन भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारी न्यूज, ठीक है, लेटेस्ट जीके में एयर मार्शल नागेश कपूर, ठीक है, एयर मार्शल नागेश कपूर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख, ठीक है, नए उप प्रमुख चुने गए हैं, ठीक है। भारतीय वायुसेना के विगत देखेंगे 39 वर्षों से विभिन्न पदों पर रहे एयर मार्शल नागेश कपूर, ठीक है, अब वायुसेना के उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी कि 1 जनवरी 2026 से बनाए गए हैं, ठीक है। एयर मार्शल नागेश कपूर इनकी तस्वीर दी गई है, ठीक है, 1 जनवरी 2026 से बनाए गए हैं, ठीक है, ये इनका क्या बनाए गए हैं, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है। इस पद पर एयर मार्शल नरदेश्वर सिंह जो लगभग 40 वर्ष की सेवा के पश्चात इन्होंने ली थी, रिटायरमेंट हुए थे और इसके बाद, ठीक है, रिटायर्ड हुए थे और उन्होंने 40 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट ली थी। इसके बाद इसका स्थान मार्शल नागेश कपूर ने लिया है, ठीक है, मार्शल नागेश कपूर ने लिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है, एक मिनट, नेक्स्ट है ममता वर्मा डीडी न्यूज की महानिदेशक, ठीक है, ममता वर्मा डीडी न्यूज की महानिदेशक, ठीक है, अपॉइंट की गई हैं। भारतीय सूचना सेवा यानी कि आईआईएस की वरिष्ठ अधिकारी ममता वर्मा को डीडी न्यूज की महानिदेशक जनवरी 2026 में नियुक्त किया है। इसी नियुक्ति से पूर्व केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय में संयुक्त सचिव थी, ठीक है, क्या थी, इससे पूर्व पंचायती राज मंत्रालय में क्या थी, संयुक्त सचिव थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम। नेक्स्ट पेज हमारा है, एक मिनट बच्चे, जरा सा माउस काम नहीं कर रहा, इसको 2 मिनट। ओके, नेक्स्ट है सुरेश गोयल, ठीक है, नेक्स्ट है सुरेश गोयल नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के नए महानिदेशक, ठीक है, सुरेश गोयल नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के नए महानिदेशक अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहे ये हैं सुरेश गोयल, अब आर्थिक शोध संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER, ठीक है, NCAER क्या है इनका नाम, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का इन्हें क्या अपॉइंट किया गया, महानिदेशक, ठीक है, महानिदेशक ने अपॉइंट किया गया है। इस पद पर पहले पूनम गुप्ता को जुलाई 2021 से अप्रैल 2025 तक अपॉइंट किया गया था। इसके स्थान पर 5 जनवरी 2026 को उन्हें अपॉइंट किया गया है, किन्हें, सुरेश गोयल को, ठीक है, इस पद पर किन्हें अपॉइंट किया गया है, सुरेश गोयल को। ये नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट यानी कि नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट NHIT के ये प्रबंधक निदेशक थे पहले, ठीक है, क्या थे ये, NHIT के प्रबंधक निदेशक थे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, फटाफट करेंगे। नेक्स्ट है रवि रंजन
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रवि रंजन भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक, ठीक है, रवि रंजन भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक, ठीक है, प्रबंधन निदेशक जिसे बोलते हैं, ठीक है। आइए देखेंगे विस्तार से। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत रहे रवि रंजन अब इस बैंक के क्या हो गए हैं, प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी बन गए हैं, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं, देखिए, ठीक है। दिसंबर 2025 में नियुक्त किए गए इस पद पर उनका कार्यकाल उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि यानी कि रिटायरमेंट की डेट से 30 सितंबर 2028 तक या फिर अगले आदेश तक रहेगा, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक के 4 पद हैं, बैंक में 3 हैं और अन्य प्रबंधक निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी हैं, राणा आशुतोष कुमार है और राणा आशुतोष कुमार सिंह और राम मोहन राव हैं। बैंक के चेयरमैन कौन से हैं, CS सेट्टी, ठीक है। बैंक देखेंगे जो भारतीय स्टेट बैंक होता है उसमें बैंक में क्या होते हैं, 4 प्रबंध निदेशक अधिकारी होते हैं, ठीक है, 4 क्या होते हैं, प्रबंध निदेशक अधिकारी होते हैं। बैंक में 3 होते हैं, बैंक में 3 और अन्य प्रबंध निदेशक जो हैं, ठीक है, 4, एक तो हमने आपको बता ही दिया सुरेश कुमार गोयल, ठीक है, नाम देख लें कहीं हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं सुरेश कुमार गोयल कहाँ है, रवि रंजन है, ठीक है, ओके, ठीक है, हम करेक्ट करेंगे, रवि रंजन, ठीक है, रवि रंजन है, एक तो ये यहाँ पे हो जाता है ना तो इसकी हाइड हो जाता है ये, ठीक है, रवि रंजन एक है और 3 अन्य कौन से हैं, 3 जो अन्य प्रबंध निदेशक है यानी कि एमडी है, अश्विनी कुमार तिवारी है, राणा आशुतोष कुमार है, ठीक है, राणा आशुतोष कुमार सिंह है और राम मोहन राव है, ठीक है। और बैंक के अगर चेयरमैन की बात करें तो CS शेट्टी है। नेक्स्ट देखेंगे तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष, ठीक है तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष, ठीक है, आइए इसे देख लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के ये पुत्र हैं तेजस्वी यादव, इनको इस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष जनवरी 2026 से अपॉइंट किया गया है, ठीक है। और पटना में 25 जनवरी 2026 को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक में पार्टी के 25 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों और कार्यकारी सदस्यों के बिहार विधानसभा में विपक्षी दल के नेता जो थे तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि सर्वसम्मति से इन्हें अपॉइंट किया गया है, ठीक है, यानी कि चुना गया है, निर्वाचित किया गया है। ये है तेजस्वी यादव और ये उनकी पिक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स जो है वो समाप्त हुई और हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान से फोकस से और अपना कंसंट्रेशन बना के बैठिएगा। पुरस्कार सम्मान, ठीक है, पुरस्कार सम्मान यानी कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे कौन सा अवार्ड है, इफ्को साहित्य सम्मान, ठीक है, इफ्को साहित्य सम्मान 2025, ठीक है, इफ्को साहित्य सम्मान 2025, ठीक है, देख लेते हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को, इसको साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2025 का साहित्य सम्मान प्रसिद्ध हिंदी लेखिका मैत्री पुष्पा को, ठीक है, कौन सी लेखिका है, हिंदी लेखिका है, नाम इनका मैत्री पुष्पा को 30 दिसंबर 2025, ठीक है, 30 दिसंबर 2025 को दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, 30 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में इफ्को सदन में, ठीक है, इफ्को सदन में आयोजित समारोह में इन्हें प्रदान किया गया है। इफ्को द्वारा वर्ष 2011 में शुरू किया गया यह साहित्य सम्मान कब किया गया था, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये भी पूछ लेते हैं कई बार, ये PCS का क्वेश्चन भी बना है, कब कोई जो अवार्ड है कब स्टार्ट किया गया था, ठीक है, इफ्को द्वारा वर्ष 2011 में शुरू किया गया यह सम्मान है साहित्य सम्मान और प्रतिवर्ष ऐसे हिंदी लेखकों को दिया जाता है जिनकी रचनाएं, ठीक है, ग्रामीण व कृषि जीवन को गहराई से अभिव्यक्त करती हूँ, ठीक है, जिनकी जो रचनाएं हैं ग्रामीण और कृषि जीवन को गहराई से बताती हूँ। पुरस्कार का उद्देश्य क्या है, पुरस्कार का उद्देश्य है ग्रामीण जीवन, ठीक है, पुरस्कार का उद्देश्य क्या है, रूरल जो लाइफ होती है उसको दर्शाना, यानी कि ग्रामीण जीवन, किसानों के संघर्ष और कृषि संस्कृति को साहित्य के माध्यम से दर्शाना या उजागर करना, ठीक है, साहित्य के माध्यम से उजागर करने वाले लेखकों को सम्मानित करना है, ठीक है। अब देखेंगे पिछले वर्ष 2024 का यह पुरस्कार किसे मिला था, बिहार के जो वरिष्ठ कथाकार है चंद्रकिशोर जायसवाल, ठीक है, चंद्रकिशोर जायसवाल को ही दिया गया था। इस पुरस्कार के तहत
जो प्रशस्ति पत्र होता है वो तो मिलता है, उसके साथ साथ 11 लाख की राशि भी प्रदान की जाती है। ठीक है, 11 लाख की क्या है, राशि दी जाती है। इफ्को साहित्य सम्मान के साथ ही अब युवा जो साहित्यकार हैं उनको युवा साहित्य सम्मान भी इफ्को द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे 2.50 यानी कि अब देखेंगे 2.5 लाख का यह पुरस्कार अंकिता जैन को उनकी रचना ओह रे किसान के लिए दिया गया है। ठीक है, इसके लिए ओह रे किसान के लिए दिया गया है। ठीक है, याद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इफ्को साहित्य सम्मान के साथ ही अब युवा साहित्यकारों को युवा साहित्य सम्मान भी इफ्को द्वारा दिया जाता है, जिसमें 2.5 लाख का यह पुरस्कार अंकिता जैन को उनकी रचना ओह रे किसान के लिए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, एक बार ऐसे हम जो नोट है इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद चलेंगे अपने टॉपिक पे। ठीक है, एक बार ये नोट को पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये है गैर हिंदी भारतीय भाषाओं के लिए साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की घोषणा। ठीक है, गैर हिंदी भारतीय भाषाओं के लिए साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है उसने घोषणा की है। क्या की है? गैर हिंदी भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन भाषाओं के लिए वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार की घोषणा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 18 जनवरी 2026 को चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के समापन समारोह में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के समापन समारोह में की है। पहले चरण में उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बांग्ला, मराठी इनके सहित 7 भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ कृतियों के लिए 5-5 लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा उन्होंने की थी। और तमिलनाडु सरकार द्वारा किए जाने वाले राष्ट्रीय स्तर के इन पुरस्कारों को सेमोजी इलाकिया विरुद्ध, ठीक है, सेमोजी इलाकिया विरुद्ध यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज लिटरेसी अवार्ड, ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज लिटरेरी अवार्ड नाम इन्हें दिया गया है। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज लिटरेरी अवार्ड इन्हें नाम दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। ठीक है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार यानी कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ठीक है, 2026। ठीक है, देखेंगे वर्ष 2025 में प्रदर्शित फिल्मों और टेलीविजन सीरियल्स के लिए हॉलीवुड के प्रतिष्ठित 83rd गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों का जो वितरण है बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया में 11 जनवरी 2026 को किया गया। ये भी पूछ लेते कहाँ किया गया, सिर्फ ये नहीं किसको मिला है, अब ये भी याद आपको रखना है कहाँ किया गया। कहाँ किया गया था? बेवर्ली हिल्स में कैलिफोर्निया में किया गया था, 11 जनवरी 2026 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इन पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर बात करें इन पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या अभिनेत्री, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या अभिनेत्री की जो पुरस्कार है ये ड्रामा श्रेणी तथा म्यूजिकल कॉमेडी में अलग अलग दिए जाते हैं। ठीक है, याद रखना। जबकि जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सहायक अभिनेता अभिनेत्री सहित अन्य जो पुरस्कार हैं ड्रामा और म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी की फिल्मों के लिए संयुक्त रूप से ही दिए जाते हैं। यही वर्गीकरण फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन के पुरस्कारों में होता है। ठीक है, फिल्मों के साथ साथ जो टेलीविजन के पुरस्कार होते हैं उनमें भी ऐसा किया जाता है। ठीक है, जो टेलीविजन के पुरस्कार हैं उनमें भी ऐसा किया जाता है। वर्ष 2026 के 83rd यानी कि 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? चालोए झाओ। ठीक है, किसे मिला है? चालोए झाओ। ठीक है, चालोए झाओ द्वारा निर्देशित फिल्म। ठीक है, कौन सी फिल्म? चालो, इनके नाम है चलोए झाओ इनका नाम है और इनके द्वारा निर्देशित फिल्म है हेमनेट। फिल्म कौन सी है? हेमनेट, इनको मिला है। ठीक है, वहीं म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में यह पुरस्कार पॉल थॉमस, ठीक है, पॉल थॉमस एंडरसन द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म का नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, इनको मिला है। बात करें आगे सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इसी फिल्म में वन बैटल आफ्टर अनदर के
कुशल निर्देशन के लिए, देखिए कुशल निर्देशन के लिए किसे मिला है, पॉल थॉमसन एंडरसन को दिया गया है। ठीक है इस फिल्म में जो सर्वाधिक पुरस्कार है, 4 पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं टेबल फॉर्म में इसको और फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, एक टेबल फॉर्म में इसको हम देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक पर। ठीक है, आइए देखेंगे। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ठीक है, ड्रामा के लिए हेमलेट को दिया गया है, और म्यूजिकल यहाँ पे हम करेंगे, ड्रामा के लिए हेमलेट को दिया गया है, हेमलेट यानी कि फिल्म के लिए दिया गया है, और म्यूजिकल या कॉमेडी का वन बेटर ऑफ अनदर जो फिल्म है उसके लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक देखेंगे पॉल थॉमस एंडरसन, ये है, इनको मिला है वन बेटर आफ्टर अनदर फिल्म के लिए। ठीक है, बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की, ठीक है, ड्रामा सीरीज में देखेंगे, ड्रामा सीरीज में वैगनर मोरा को दिया गया है द सीक्रेट एजेंसी, यहाँ भी अगर हेमलेट को ड्रामा सीरीज में दिया गया है। ठीक है, और म्यूजिकल और कॉमेडी में वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अगर निर्देशक की बात करें तो पॉल थॉमस को एंडरसन को दिया गया है, पॉल थॉमस एंडरसन को दिया गया है, और वो भी इनकी कौन सी फिल्म के लिए, वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें म्यूजिकल या कॉमेडी। ठीक है, म्यूजिकल या कॉमेडी की सीरीज में टिमोथी चालामेट, ठीक है, टिमोथी चालामेट को दिया गया है। ठीक है, ये मार्टी सुप्रीम के लिए दिया गया है। ठीक है, टिमोथी चालामेट को दिया गया है, मार्टी सुप्रीम के लिए दिया गया है, इस फिल्म है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा सीरीज में जेसी बकली को हेमलेट के लिए दिया गया है। म्यूजिकल कॉमेडी के लिए रोज बर्न है, इनको मिला है इफ आई हैड लेग्स आई वुड किक यू। ठीक है, इसके लिए मिला है ने इफ आई हैड लेग्स आई वुड किक यू। ठीक है, इसके लिए ने दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता, यानी कि सबसे जो सह अभिनेता का गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, ये स्टेलन स्कॉट्सगार्ड को दिया गया है, स्टेलन स्कॉट्सगार्ड को दिया गया है, इन्हें मिला है सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए। ठीक है, किसके लिए मिला है इन्हें, सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए दिया गया, ये एक फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फिल्म, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फिल्म है द सीक्रेट एजेंट। ठीक है, द सीक्रेट एजेंट, ये ब्राजील की है, इन्हें मिला है। ठीक है, और सबसे सह अभिनेत्री है ये टियाना टेलन है, इन्हें मिला है वन बेटर आफ्टर अनदर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सर्वश्रेष्ठ मौलिक संगीत गोल्डन ग्लोब अवार्ड का। ठीक है, इन्हें ये कौन सा किसको मिला है, के पॉप डीमर। सबसे जो मौलिक संगीत है गोल्डन मिला है के पॉप डीमन हंटर्स को। ठीक है, और सबसे एनिमेटेड फिल्म है यह है के पॉप डीमन हंटर्स, जैसे कि यहाँ पे है सबसे मौलिक संगीत है ये मिला है के पॉप डीमन हंटर्स को, और सबसे एनिमेटेड फिल्म है के पॉप डीमन हंटर्स। ठीक है, ये फिल्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत है लुडविग गोरांसस। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जो मौलिक गीत है लुडविग गोरांसस सिनर्स को मिला है। ठीक है, सिनर्स। सर्वश्रेष्ठ पटकथा है पॉल थॉमस एंडरसन। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पटकथा है पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए मिला है। सिनेमैटिक और बॉक्स ऑफिस पर उपलब्ध है ये। ठीक है, सिनेमैटिक और बॉक्स ऑफिस जो उपलब्धि मिली है सिनर्स को मिली है। आइए अब इसको देखेंगे थोड़ा हम विस्तार से। ठीक है, ये टेबल फॉर्म में हमने अपने देख लिया, अब हम चलते हैं इसको विस्तार से देख लेते हैं, जिससे एक बार आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, बात हो रही थी गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की। ठीक है, ये बताते हैं वन बैटल आफ्टर अनदर के जो कुशल निर्देशक थे उनको पॉल थॉमस एंडरसन को प्राप्त हुआ था। इस फिल्म में जो मिले हैं सर्वाधिक जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है, ठीक है, 83rd गोल्डन ग्लोब पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ तस्वीर, यहाँ देखेंगे जेसी बकली, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है ड्रामा सीरीज की। ठीक है, जेसी बकली। नेक्स्ट देखेंगे रोज बर्न, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है म्यूजिकल कॉमेडी सीरीज की। ठीक है, म्यूजिकल कॉमेडी सीरीज की। ड्रामा तथा म्यूजिकल कॉमेडी सीरीज के पुरस्कार। ठीक है, ड्रामा तथा म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी के पुरस्कार देख लेते हैं। एक तरफ पुरस्कार दिए गए, दूसरी तरफ ड्रामा श्रेणी दी गए हैं और म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी भी दी गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है हेमलेट। ठीक है, हेमलेट है ड्रामा सीरीज में, और वन बैटल आफ्टर अनदर है म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वैगनर मोरा। ठीक है, वैगनर मोरा और ड्रामा सीरीज में है,
फिल्म द सीक्रेट एजेंट के लिए, ठीक है, फिल्म द सीक्रेट एजेंट के लिए। और बात करें उसकी अगर म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में, टिमोथी चालामेट है, टिमोथी चालामेट फिल्म मार्टी सुप्रीम के लिए, ठीक है। फिल्म कौन सी है? मार्टी सुप्रीम, जैसे भी बता दिए। और ये फिल्म कौन सी थी? ये फिल्म कौन सी थी? द सीक्रेट एजेंट, ठीक है। और ये है फिल्म मार्टी सुप्रीम, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकली, ठीक है, जेसी बकली है। फिल्म है इनको जिसके लिए मिला है हेमलेट के लिए, ठीक है। रोजबर्न है, ये कॉमेडी सीरीज में है। और फिल्म है इफ आई हैड लेग्स आई वुड किक यू, ठीक है, इनके लिए इन्हें मिला है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दोनों श्रेणियों में अगर संयुक्त रूप से दिया जाता है, ज्वाइंट पुरस्कार दिया जाता है, तब कैसे दिया जाता है और किनको मिला है, आइए वो देख लेंगे। दोनों श्रेणियों में संयुक्त पुरस्कार ये कैसे दिया जाता है, ये पीछे बता दिए हैं। और सबसे सहायक अभिनेता, ठीक है, ये स्टेलन स्कॉसगाउड को फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए दिया गया है। सबसे सहायक अभिनेत्री है, ठीक है, सबसे सहायक अभिनेत्री है टियाना टेलर, यानी कि फिल्म इनकी है वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है पॉल थॉमस एंडरसन, फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे गैर अंग्रेजी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द सीक्रेट एजेंट, यानी कि ब्राजील, इनके लिए इन्हें दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म है, ठीक है, के पॉप डीमन हंटर्स, ठीक है, सबसे एनिमेटेड फिल्म है के पॉप डीमन हंटर्स को ये संयुक्त रूप से पुरस्कार मिला है। मानद पुरस्कार की बात करें, मानद पुरस्कार की अगर हम बात करें तो सेसिल बी डीमले अवार्ड, सेसिल बी डीमले अवार्ड है डेम हेलन मिरन, इनकी ब्रिटिश अभिनेत्री है, इनको मिला है। डेम हेलेन मिरेन इनको मिला है, ठीक है, क्योंकि इनके नाम थोड़े अलग होते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। डेम हेलेन मिरन को ब्रिटिश अभिनेत्री इनको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आइए, ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। और टॉपिक हमारा होगा, दूसरा टॉपिक अभी देख लेंगे कौन सा। यहाँ पे हम अवार्ड्स कंप्लीट करा चुके हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे, उसके लिए हम इसको चेंज करते हैं। हाँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कई बार क्वेश्चन बना भी है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे होंगे, तब आपको पता होगा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखेंगे वर्ष 2026 के बाफ्टा पुरस्कारों के लिए फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, जैसे कि अभी हम बता रहे थे, वन बैटल आफ्टर अनदर सर्वाधिक जो 14 श्रेणियों में पुरस्कार के लिए क्या है, नामांकित की गई है, ठीक है। और नामांकित फिल्मों में भारत की जो मणिपुरी भाषा की है बूंग भी शामिल है, ठीक है। कौन सी फिल्म है? बूंग, ठीक है, फिल्म का नाम क्या है? बूंग। ये क्या है, नामांकित की गई है। और वहां पे देखेंगे, इसको हम विस्तार से देखते हैं। पहले ये कौन सी भारत की मणिपुरी भाषा में है ये, ठीक है, बूंग, जैसा कि इसका नाम है। ये कब से स्टार्ट हुआ, इसे देखेंगे। ब्रिटिश अकेडमी के वर्ष 2026 2026 के 79th, ठीक है, 79th फिल्म पुरस्कार में इनकी बाफ्टा अवार्ड, ठीक, जिसे बोलेंगे बाफ्टा अवार्ड। यहाँ पे हम देखेंगे बाफ्टा ट्रॉफी इस तरह से होगी, ये क्वेश्चन भी बना है, ठीक है, मुखौटा जिसमें बना होता है इसे बाफ्टा ट्रॉफी बोलते हैं। ऑस्कर ट्रॉफी तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। बाफ्टा अवार्ड का जो वितरण है, ठीक है, 22 फरवरी 2026 को होना है, जो कि हो चुका है, ठीक है। इन पुरस्कारों के लिए नामांकनों की जो घोषणा है 27 जनवरी को की गई थी। और इस पुरस्कार के लिए पॉल थॉमसन एंडरसन को, जैसे अभी बताया है, पॉल थॉमस एंडरसन को ये बेस्ट निर्देशन फिल्म वन बेटर ऑफ अनदर के लिए सर्वाधिक जो पुरस्कार है, यानी कि 14 श्रेणियों में पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यानी वन बेटर आफ्टर अनदर के लिए 14 श्रेणियों में जो पुरस्कार है, इनके लिए इन्हें क्या किया है, नामांकित किया गया था। और इनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ठीक है, इनमें अगर देखेंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित कई जो तकनीकी श्रेणियों के पुरस्कार भी इसमें शामिल किए गए थे, ठीक है। और दूसरे स्थान पर बात करें, दूसरे स्थान पर रयान कुगलर, ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन थे, सेकंड स्थान पर रयान कुगलर द्वारा निर्देशित फिल्म सिनर्स, जैसे अभी बता रहा है, ठीक है। ये कौन सी फिल्म के नाम है बेटा, ठीक है, सिनर्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म व सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 13 श्रेणियों में पुरस्कार हेतु नामांकित किया गया था। वहां 14 श्रेणियों में किया गया था, किसको किया था, वन बेटर आफ्टर अनदर के लिए, बाफ्टा पुरस्कारों के लिए। और सेकंड जो पुरस्कारों में नंबर आई है तो किसके द्वारा निर्देशित है, ठीक है, किसके द्वारा निर्देशित है, ठीक है, ये है कुगलर द्वारा निर्देशित, रयान कुगलर, ठीक है। और फिल्म का नाम है सिनर्स, ठीक है। और इन्हें 13 श्रेणियों में पुरस्कार हेतु इन्हें क्या नामांकित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर, एक बार इसको हम इरेज करेंगे क्योंकि यहाँ पे पढ़ने में नहीं आ रहा है। ओहो, कितना ही जला दिए हम पेन।
ओके, यहाँ पे नाम पेन चला दिए थे इसलिए हम उसको इरेज किए थे। 13 श्रेणियों में पुरस्कार हेतु नामांकित किया गया था। ये 14 श्रेणियों में किया गया था और फिल्म का नाम था वन बैटल आफ्टर अनदर और इस फिल्म का नाम है सिनर्स और निर्देशित किया गया रयान कुगलर द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट है क्लोई झाओ द्वारा निर्देशित। ठीक है, क्लोई झाओ द्वारा निर्देशित कौन सी है? हेमनेट। ठीक है, और जोश शब्दी की फिल्म है मार्टी सुप्रीम। ठीक है, मार्टी सुप्रीम को 11-11 की श्रेणी में पुरस्कार के लिए क्या किया गया है? नामांकित किया गया है। याद रहे कि वर्ष 2026 के हॉलीवुड के ऑस्कर पुरस्कारों के लिए, ठीक है, ऑस्कर पुरस्कारों के लिए जो सर्वाधिक 16 नामांकन रिकॉर्ड हुए हैं उनमें सिनर्स को तथा दूसरे स्थान पर 13 नामांकन जो मिले हैं वो वन बेटर आफ्टर अनदर को प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट चीजें है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है जो 16 नामांकन मिले हैं रिकॉर्ड्स में सिनर्स को और दूसरे स्थान पर 13 नामांकन मिले हैं वो वन बैटल आफ्टर अनदर्स को प्राप्त हुए। बस 2026 के ऑस्कर पुरस्कारों का जो वितरण किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ये 15 मार्च को लॉस एंजल्स यानी कि अमेरिका में किया गया था। ठीक है, और वहीं बाफ्टा पुरस्कारों का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है 22 फरवरी को लंदन में किया जाना है। ठीक है, जो हो चुका है, जैसे ये हम जब पढ़ा रहे हैं, अब मार्च चल रहा है और ऑब्वियस सी बात है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट जो मैगजीन आएगी अप्रैल में तो उसमें हम और बताएंगे कि कहाँ पे किस तरह से इनको मिला है। ठीक है, ठीक है, विशेष बात आपको बताएं कि 2026 के बाफ्टा पुरस्कारों के तहत फरहान अख्तर, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे फरहान अख्तर और रितेश सिंगवानी द्वारा निर्देशित मणिपुरी भाषा की, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे। बाफ्टा पुरस्कारों के तहत फरहान अख्तर द्वारा और रितेश सिंगवानी द्वारा निर्देशित मणिपुरी भाषा की भारतीय बाल फिल्म, ठीक है, ये कौन सी है? भारतीय बाल फिल्म बूंग। ठीक है, इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ बाल व पारिवारिक फिल्म है। ठीक है, बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म श्रेणी में इसे नामांकित किया गया है। ठीक है, किसके लिए? बाफ्टा पुरस्कार के लिए इसे नामांकित किया गया है। किसके द्वारा निर्देशित है? फरहान अख्तर को आप जानते होंगे एंड रितेश सिंगवानी द्वारा निर्देशित है। मणिपुरी भाषा में है इसलिए इसका नाम भी उस तरह से है बूंग। ठीक है, बूंग इसे नामांकित किया गया है बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा बाफ्टा अवार्ड। ठीक है, और ये बहुत बार पूछा भी जाता है, इसको हम स्टार लगाएंगे। ठीक है, स्टार लगाएंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टेनिस खिलाड़ियों के वर्ष के अंत तक WTA व ATP पुरस्कार 2025 के मिले हैं। ठीक है, वर्षांत होता है, वर्षांत मतलब वर्ष के अंत तक। ठीक है, टेनिस खिलाड़ियों के लिए वर्ष 2025 के दौरान उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर विमेन्स टेनिस एसोसिएशन WTA, ठीक है, विमेन्स टेनिस एसोसिएशन यानी कि WTA द्वारा एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स ATP के जो पुरस्कार हैं ये मिले हैं 2025 के, यानी कि दिसंबर 2025 के, इसलिए बोले हैं इन्हें वर्षांत यानी कि वर्ष के अंत तक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पुरुष खिलाड़ियों के ATP पुरस्कार। ठीक है, प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, प्लेयर ऑफ द ईयर किसे? कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन से है। ठीक है, किन्हें मिला है? कार्लोस अल्कराज को मिला है, ये स्पेन से है। युगल टीम ऑफ द ईयर जूलियन कैश अलॉयड सपॉल, ये मिले किन्हें मिला है? दोनों ये चेक गणराज्य हैं, दो नाम है इनके, यहाँ पे देख लेंगे, जूलियन कैश और लॉयड शपॉल। ठीक है, ये दोनों चेक गणराज्य से है। थर्ड पुरस्कार जो मिला है, थर्ड है कोच ऑफ द ईयर, ये मिला है जोआन कार्लोस फेरेरो और शिमुएल लोपेज, दोनों स्पेन से हैं, जोआन कार्लोस फेरेरो और सैमुअल लोपेज। ठीक है, ये भी दोनों स्पेन से हैं। ठीक है, और ये कार्लोस अल्कराज के क्या है? कोच हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देखेंगे आप, इनके पिक्चर देख रहे हैं, कार्लोस अल्कराज। ठीक है, और ये क्या है? इनके कोच है। नेक्स्ट अवार्ड की बात करेंगे, स्टीफन एडवर्ग स्पोर्ट्स मैनशिप अवार्ड। ठीक है, ये कार्लोस अल्कराज को मिला है जो स्पेन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं महिला खिलाड़ियों के लिए WTA पुरस्कार। ठीक है, महिला खिलाड़ियों के लिए जो WTA पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? प्लेयर ऑफ द ईयर किन्हें मिला है? आरेना, ठीक है, आरेना सबालेंका। ठीक है, बेलारूस से है। ठीक है, थोड़ा इनका नाम डिफरेंट होगा, आरेना सबालेंका, ये है बेलारूस से। लगातार इन्हें दूसरे वर्ष तक ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, लगातार दूसरे वर्ष भी, यानी कि प्लेयर ऑफ द ईयर उन्हें फर्स्ट ईयर में मिला था, सेकंड में इनका ईयर है, उस बार भी मिला इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, आरेना सबालेंका। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे युगल टीम ऑफ द ईयर। ठीक है, युगल टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है कैटरीना सिनियाकोवा। ठीक है, कैटरीना सिनियाकोवा ये चेक गणराज्य से हैं और टेलर टाउनसेंड, ठीक है, टेलर टाउनसेंड ये अमेरिका से हैं। ठीक है, इनको मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर। ठीक है, मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ये अमांडा एनिसिमोवा है। ठीक है, अमांडा एनिसिमोवा है, ये अमेरिका से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अवार्ड देखेंगे न्यू कमर ऑफ द ईयर। न्यू कमर ऑफ द ईयर विक्टोरिया म्यावाको। ठीक है,
विक्टोरिया मबोको, ठीक है, आधा माह है, ठीक है। विक्टोरिया मबोको ये कनाडा से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कम बैक प्लेयर ऑफ द ईयर, ये मिला है बेलिंडा बेंसिक को, ये स्विट्जरलैंड से है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट पुरस्कार है कोच ऑफ द ईयर, ठीक है। कोच ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है हेनरिक क्लैय, ये 1 मिनट में इसको हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ कहीं पे गलत ना हो, एक बार हम इसको देख के बताएंगे, क्योंकि इसमें शायद हम पीडीएफ जब बना रहे थे इसमें क्लियर नहीं आया है, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा बच्चे हमको। कोच ऑफ द ईयर, ठीक है, ओके, ठीक है। ये है हेनरिक वलेशोवर्स, ठीक है, हेनरिक वलेशोवर्स, ये है नीदरलैंड की है, ये अमांडा एनिसिमोवा के कोच हैं, ठीक है, इनको मिला है, ठीक है। ये देखेंगे आप आरना सबालेंका है जो प्लेयर ऑफ द ईयर रही है, ये इनके पिक्चर है, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे कॉरेन क्रांट्ज़ के स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड, ठीक है, इनका नाम थोड़ा अजीब है, कॉरेन क्रांट्ज़ के स्पोर्ट्समैन अवार्ड, ठीक है, इसको ये मिला है जेसिका पेगुला अमेरिका, ठीक है, जेसिका पेगुला ये अमेरिका से हैं, इनको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे अवार्ड्स का क्रम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं अपने पेज पर, ठीक है। पहले हम इसको स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, क्योंकि जूम करते हैं आप लोग, अगर इसे मोबाइल में पढ़ रहे हैं तो आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लैपटॉप में तो आराम से दिखाई देगा, लेकिन अगर जूम नहीं करेंगे तो मोबाइल में पढ़ने वाले बच्चे आराम से इसे नहीं देख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार के लिए जो 16 नामांकन मिले हैं, 16 नामांकन के साथ सिनर्स ने रचा इतिहास, ठीक है। यानी कि ऑस्कर पुरस्कार के लिए 16 नामांकन किसको मिला था, कौन सी फिल्म थी, सिनर्स को मिला था, ठीक है। आइए इसको हम विस्तार से समझ लेते हैं, ठीक है। 2025 में जो फिल्म आई थी, फिल्मों के लिए कौन सा था, सिनेमा जगत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार यानी कि अकेडमी अवार्ड की घोषणा 15 मार्च 2026 को होनी है, ठीक है, जो हो गई है, ठीक है। आज कौन सा है, आज 20 मार्च है, ठीक है। वर्ष 2026 के इस 98, ठीक है, 98 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए जो नामांकन की घोषणा कहाँ पे हुई, लॉस एंजल्स अमेरिका में हुई है, ये 22 जनवरी को हुई थी। और अमेरिकी निर्देशक रयान कुगलर, जब अभी नाम इसका हमने बताया था आपको, रयान कुगलर द्वारा निर्देशित फिल्म कौन सी थी, सिनर्स, ठीक है। सिनर्स ने रिकॉर्ड क्या किया है, 16 श्रेणियों में नामांकन हासिल करके इतिहास रच दिया है, नामांकन श्रेणी में ये ऑस्कर के लिए पुरस्कार के लिए नामांकित हुई है, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कारों के इतिहास में अब तक सर्वाधिक बार यानी कि 14 नामांकन 3 फिल्मों के लिए दिए गए हैं। इनमें ऑल अबाउट ईव, ठीक है, इनमें ऑल अबाउट ईव ये 1950 में इसको हुआ था, इसका नामांकन। टाइटैनिक के लिए, टाइटैनिक तो आप बहुत बार नाम सुने होंगे, टाइटैनिक 1997 में हुई थी। एंड नेक्स्ट फिल्म थी ला 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 लैंड, ला ला लैंड ये 2016 में ही नामांकित किया गया था। और सिनर्स को, ठीक है, 16 श्रेणियों के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, ठीक है, 16 श्रेणियों के लिए पुरस्कार के लिए इसे नामांकित किया गया। इनमें देखेंगे सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकन इन्हें मिला है सिनर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए भी मिला है इसमें, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी मिला है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का भी मिला है, सर्वश्रेष्ठ पटकथा का भी मिला है। इन नामांकन श्रेणियों में शामिल किए गए हैं सिनर्स के लिए। सिनर्स के बाद अगर बात करेंगे तो दूसरे स्थान पर कौन सी है, पॉल थॉमस एंडरसन द्वारा निर्देशित फिल्म है वन बैटल आफ्टर अनदर, ठीक है, वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए भी इसे दिया गया। ये है लेकिन 13 श्रेणियों में पुरस्कार, ठीक है, 13 श्रेणी में इसे पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसी पुरस्कार में अगर बात करेंगे तो सबसे अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म, ठीक है, यहाँ बात करेंगे सबसे अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार के लिए भारत की प्रविष्टि नीरज घायवान, ठीक है, नीरज घायवान द्वारा निर्देशित है फिल्म होम बाउंड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो इंडिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, इंडिया से रिलेटेड जो भी हमारी फिल्म होगी, अगर उसको नामांकन मिला है तो वो क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है। किसके द्वारा निर्देशित है, नीरज घायवान द्वारा निर्देशित है, फिल्म का नाम है होम बाउंड। और इस श्रेणी में नामांकित ये अंतिम 5 फिल्मों में स्थान बना सकी है, ठीक है, जो अंतिम जो 5 फिल्में होती है इसमें इनका नामांकन हुआ है, ठीक है। वर्ष 2026 के 98 ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा 15 मार्च 2026 को लॉस एंजल्स में की जाएगी, ठीक है, क्योंकि आज 20 मार्च है और 15 मार्च को इसकी घोषणा की जा चुकी है। नेक्स्ट जो हमारी प्रतियोगिता पढ़ाएगी अप्रैल माह की, ठीक है, उसमें विस्तार से फिर इसे दिया जाएगा, ठीक है, और वो हम आपके समक्ष लेकर भी आएंगे। नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट है शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025, ठीक है,
आइए इसको हम विस्तार से समझ लेते हैं। शांति निशस्त्रीकरण, ठीक है, बिना शस्त्र के एवं विकास हेतु वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे बोलेंगे इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, ठीक है, ठीक है, इंदिरा गांधी प्राइज ऑफ पीस, डिजार्ममेंट एंड डेवलपमेंट। अफ्रीका की प्रसिद्ध राजनेता, ठीक है, अफ्रीका की प्रसिद्ध राजनेता, समाज सेवी है और मानवाधिकार कार्यकर्ता है ग्राशा माशेल। क्या नाम है इनका? ग्राशा माशेल, ठीक है, इनका इंग्लिश में भी नाम बता देते हैं हम, ग्राशा माशेल, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ग्राशा माशेल को, ठीक है, ये जैसा कि देखेंगे ये समाज सेवी है, मानवाधिकार कार्यकर्ता है, ये ग्राशा माशेल है, ठीक है, अफ्रीका की है ये, ठीक है। आइए देख लेते हैं, ये पुरस्कार आप देखेंगे यहाँ पे, ओके, ठीक है। ग्राशा माशेल जो अफ्रीका के 2 देशों की प्रथम महिला, ठीक है, प्रथम महिला, इनकी फर्स्ट लेडी रह चुकी हैं ये, ठीक है, जो अफ्रीका की 2 देशों की प्रथम महिला, इनकी फर्स्ट लेडी रह चुकी हैं, इनको प्रदान किया जाएगा ग्राशा माशेल को, ठीक है। पुरस्कार प्रदान करने वाले केंद्रीय ट्रस्ट इंदिरा गांधी स्मारक, ठीक है, केंद्रीय ट्रस्ट इंदिरा गांधी स्मारक न्यास की जूरी के अध्यक्ष जो है शिवशंकर मेनन, ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा, शिवशंकर मेनन, इनकी पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, जो अभी अजीत डोभाल जी है, ठीक है, पहले ये शिवशंकर मेनन जी थे, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इन्होंने यह घोषणा 20 जनवरी 2026 को की थी और श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ट्रस्ट के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, आर्थिक सशक्तिकरण और कठिन परिस्थितियों में मानवीय कार्यों में योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार के लिए चुना गया, ठीक है। आप देखेंगे कि इन्हें कब चुना गया, यानी कि शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए और कठिन परिस्थितियों में मानवीय कार्य करने के लिए, इनके योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। पुरस्कार के तहत हम देखेंगे 1 करोड़ की राशि प्रदान की जाती है। आप सोच रहे होंगे राशि मैम क्यों पढ़ा रही हैं, क्योंकि ये भी इसमें डेप्थ में आप देखेंगे यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से बनाएंगे, पूरा बनाएंगे, अगर आपने पूरा नहीं पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं आप चूक कर देंगे और वहीं पे आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि 80 वर्षीय ग्राशा माशेल, ठीक है, आप देखेंगे 80 वर्षीय ग्राशा माशेल। सबसे पहले बात देखेंगे, यहाँ देखेंगे अफ्रीकी है, 80 वर्ष की हो गई, देखें, लेकिन इनको अवार्ड मिला है, अभी भी काम करते हैं, ठीक है। अपने यहाँ इंडिया की बात करें तो 60 वर्ष में ही रिटायरमेंट की समझ के रिटायरमेंट तो हो जाती है, वो बात है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी और भी काम करने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप जैसे शांति के क्षेत्र में कर रही हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रही हैं, आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में कर रही हैं और कठिन परिस्थितियों में होते हुए मानवीय कार्य कर रही हैं, ठीक है, इसलिए ना ये दिया गया है। बात करें इतिहास की, इतिहास में एकमात्र ऐसी महिला हैं जो 2 देशों में प्रथम महिला रही हैं, ठीक है, जो 2 देशों में प्रथम महिला रही हैं, वह 1975 से 86 के दौरान मोजाम्बिक के राष्ट्रपति रहे सामोरा माशेल, ठीक है। कौन है नाम इनका? मोजाम्बिक के राष्ट्रपति कौन से रहे थे 1975 में और 86 के बीच? सामोरा माशेल, ठीक है, सामोरा माशेल की पत्नी रही थी, इसलिए जानते हैं पहली राष्ट्रपति महिला इसलिए रही हैं। और उनके निधन के पश्चात दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेशनल मंडेला, ठीक है, कौन से? नेल्सन मंडेला की पत्नी भी वह रही थी, ठीक है, इसलिए ये 2 बार 2 देशों की फर्स्ट वुमेन रही हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, ये आफ्टर डेथ के यहाँ पे रखेंगे आप, जो मोजाम्बिक के राष्ट्रपति थे सामोरा माशेल, ठीक है, उनकी पत्नी थी, लेकिन आफ्टर उनकी डेथ के बाद राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की पत्नी बनी थी वो, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, मेंशन कर लेते हैं, करेक्ट करें आप, ठीक है। नेक्स्ट है अशोक चक्र, ठीक है, नेक्स्ट है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र 2026 में किसको मिले हैं वो देखेंगे आप, ठीक है। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र 2026 में किसको मिले हैं, ठीक है। सेना व अन्य सशस्त्र बलों के अधिकारियों, जवानों के लिए बहादुरी पुरस्कारों और सैन्य अलंकरणों की सूची में हम देखेंगे 77 जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था अपना, उसके पूर्व संध्या पर उनके एक दिन पहले यानी कि इवनिंग पर रक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है, रक्षा मंत्रालय से जो जारी विज्ञप्ति हुई थी, यानी कि एक नोटिस जारी किया गया था, ठीक है। हम स्क्रॉल कर लेते हैं इसको, 1 मिनट बच्चे, ठीक है, 1 सेकेंड का टाइम दीजिएगा हमें, ओके, ठीक है। आप लोग इसे, अगर आपको लग रहा होगा कि मैम धीरे धीरे पढ़ा रही, स्लो पढ़ा रही हैं, तो आप इस पास ऑप्शन है आपके पास कि आप इसे क्या स्पीड में लगा के देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा स्पीड में पढ़ाएंगे तो कुछ चीजें हमारी स्किप हो जाएंगी, वो आपको फिर लगेगी कि मैम आप पूरा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, इसलिए आप स्पीड में लगा के देख सकते हैं और ये आपके पास ऑप्शन भी है, ठीक है। लेकिन हम पढ़ाएंगे आराम से, जिससे कोई भी चीज आपकी स्किप ना हो, ठीक है। आइए, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, पहले हम पेन ले लेते हैं, ठीक है। अशोक चक्र की बात कर रहे हैं, वही किसने जारी करी थी विज्ञप्ति? ये रक्षा मंत्रालय से जारी की जाती है, ठीक है, रक्षा मंत्रालय से ये जारी की जाती है। इसमें एक अशोक चक्र होता है, एक अशोक चक्र जिसे बोलते शांति काल में बहादुरी के लिए
सर्वोच्च पुरस्कार जिसे बोलते हैं, ठीक है। अशोक चक्र क्या है, अगर जब शांति काल चल रहा है तब ये वीरता पुरस्कार में माना जाता है, बहादुरी काल के बहादुरी पुरस्कार के रूप में ये जाना जाता है, लेकिन शांति काल में दिया जाता है अशोक चक्र, ठीक है। 3 जो है कीर्ति चक्र होते हैं और 13 शौर्य चक्र है, ये शामिल है, इनमें पुरस्कार दिए गए हैं। शौर्य चक्र से सम्मानित किए जाने वाले बहादुरों में से एक एक को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया, ठीक है। यानी कि जो शौर्य चक्र से सम्मानित किए जाने वाले बहादुरों में से एक को यह सम्मान यानी कि मरणोपरांत दिया गया, यानी आफ्टर डेथ के दिया गया है, ठीक है। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किए जाने वाले नामों की सूची है, आइए उसको हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अशोक चक्र फर्स्ट, ठीक है। यह शांति काल में वीरता के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, ठीक है, याद रखिएगा। शांति काल में वीरता के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, जैसे हमने अभी बताया था कि वीरता के लिए दिया जाता है। जून 2025 में एक्सोम, ठीक है, जून 2025 में एक्सोम 4 मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर जाने वाले वायुसेना के ग्रुप कैप्टन, ठीक है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ठीक है, जैसे कि जब न्यूज़पेपर में भी आए थे, शुभांशु शुक्ला को यह चक्र गणराज्य दिवस पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास करने वाले यह पहले भारतीय है, ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास करने वाले यह पहले भारतीय हैं और शुभांशु शुक्ला की 18 दिन की अंतरिक्ष यात्रा थी, ठीक है। शुभांशु शुक्ला की ये क्या थी? 18 दिन की अंतरिक्ष यात्रा 41 वर्ष बाद किसी भारतीय की अंतरिक्ष उड़ान थी, ठीक है। आप देखेंगे आफ्टर 40 इयर्स के बाद, ठीक है, ये किसी भारतीय की अंतरिक्ष उड़ान थी। 41 वर्ष पूर्व हम बात करेंगे बिफोर की, तो 1984 में राकेश शर्मा, ठीक है, 1984 में राकेश शर्मा रूसी सोयुज यान से, किससे यान से? रूसी सोयुज यान से अंतरिक्ष उड़ान पर गए थे, ठीक है। कब गए थे? 1984 में। और राकेश शर्मा, ठीक है, कौन सा विमान था इनका? रूसी सोयुज यान था, ठीक है। और 5 वर्ष पश्चात भारत में किसी को अशोक चक्र प्रदान किया जा रहा है आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है, लंबा समय होता है। 5 वर्ष पूर्व 2021 में जम्मू कश्मीर पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि SI बाबूराम को अशोक चक्र से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। ये 2021 में किया गया था इन्हें। यहाँ पे देखेंगे आप, ये ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी हैं और यहाँ पे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, अशोक चक्र को सम्मानित करते हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जो आपको अच्छी तरह से इसे याद रह जाएगा, ठीक है, कि पिक्चर दिखाने का मोटिव हमारा क्या रहता है कि हमें रिटर्न से ज्यादा पिक्चरें याद रहती है दिमाग में, ठीक है। आगे चलते हैं, कीर्ति चक्र की बात करते हैं। 3 लोगों को मिला है कीर्ति चक्र, ठीक है, 3 लोगों को दिया गया। हाँ, नंबरिंग भी पूछ लेते हैं कितने लोगों को दिया है, तो ये भी याद रखना है। कीर्ति चक्र कितना मिला है? 3 लोगों को मिला है। फर्स्ट है मेजर अर्शदीप सिंह, थल सेना से है ये। नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा, थल सेना से है। एंड थर्ड है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, वायुसेना से है, ठीक है, ठीक है, इनको मिला है कीर्ति चक्र। नेक्स्ट चले, ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। यहां तक हो गया, अशोक चक्र तक हो गया, ओके, कीर्ति चक्र तक हो गया, ओके, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने पद्म पुरस्कार 2026, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम कर लेते हैं, पूरे पेज पे कर लेते हैं, क्योंकि इसको ऐसा दिया गया है कि हम बहुत ज्यादा जूम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्या है, इसको हम बहुत ज्यादा जूम नहीं कर सकते हैं, जितना दिखाई दे सकता है हम उतना कोशिश करेंगे। इसको थोड़ा हम जूम इन करेंगे, तभी आप लोगों को दिखेगा ये, ओके। अच्छा, हम रीड आउट कर देंगे, आप लोगों को थोड़ा जूम करना पड़ेगा, हम रीड आउट करेंगे इस चीज को, ठीक है। आगे चलेंगे फिर, ओके, नाउ स्टार्ट। पद्म पुरस्कार 2026, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2025 के हम करा चुके हैं आप लोगों को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे PCS का एग्जाम हो चाहे UPSC का एग्जाम हो। पिछले बार में भी पूछा गया और नंबरिंग पूछ लिए कितने लोगों को मिला है, ठीक है, क्योंकि अब जब ज्यादा नंबरिंग में दिया जाएगा तो वो नहीं पूछेंगे, अगर 100 से ऊपर है तो नहीं पूछेंगे नाम, कम है तो उनके नाम भी पूछ लेंगे और फिर सिर्फ नंबरिंग पूछी जाएगी कि पद्म विभूषण, पद्म श्री और पद्म भूषण किनको किनको मिला है, ठीक है, कितने लोगों को मिला है, ये पूछ लेते हैं, ठीक है। पद्म पुरस्कार 2026, पहले हम इसको देखेंगे। यहाँ पे आप देख लेंगे सील दी गई, पद्म विभूषण फर्स्ट नंबर पे होता है, फिर पद्म भूषण होता है, फिर पद्म श्री होता है, और इनको मिला के बोलते हैं पद्म अलंकरण यानी कि पद्म पुरस्कार। कला, सामाजिक कार्य, जनहित के मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग
व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य तथा शिक्षा, खेलकूद तथा नागरिक सेवाओं, इन क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 131 पद्म पुरस्कारों, यहाँ पे याद रखेंगे 131, यहाँ पे हम नंबरिंग कर लेंगे 131, यानी कि 131 पद्म पुरस्कारों, यानी कि जिसमें पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्म श्री, इनकी घोषणा जनवरी 2026 में देश के 77 थर्ड गणतंत्र दिवस, यानी कि 77 गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गृह मंत्रालय ने ये विज्ञप्ति जारी करके सूचना दी है। ठीक है, इनमें पद्म जो विभूषण है 5 लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, 5 लोगों को क्या दिए गए? पद्म विभूषण। यहाँ पे आप मोबाइल में आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन हम इसे जूम नहीं कर सकते कि जूम में ये आधा आधा इधर उधर हो रहा है जो पढ़ने में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम आपको रीड आउट करके बता ही रहे हैं। 5 मिले हैं पद्म विभूषण, 13 मिले हैं पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड के लिए कहा गया है। इनमें से जो पद्मश्री हैं इनमें 2 युगल रूप में दिए जाएंगे, यानी कि जोड़ी में दिए जाएंगे। पुरस्कार क्या दिए जाएंगे? जोड़ी में दिए जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे 5 पद्म विभूषण पुरस्कार युगल पुरस्कार के तहत दोनों लोगों को दिया गया पुरस्कार एक ही पुरस्कार गिना जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जारी विज्ञप्ति की गई, इनमें से 5 जो है पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है। ठीक है, ये पुरस्कार है। यहाँ पे आपको बता दें, अगर युगल पुरस्कार जो दिए गए हैं तो दोनों लोगों को दिए गए हैं तो पुरस्कार एक ही पुरस्कार गिना जाएगा। ठीक है, अगर जोड़ी में दिया गया तो पुरस्कार एक ही गिना जाएगा। ठीक है, इन पुरस्कारों में शामिल पुरस्कृतों में से 19 महिलाएं हैं जिन्हें पुरस्कार दिए गए हैं। उनमें क्या है? 19 वुमेन्स हैं। ठीक है, और 10 विदेशी हैं और अप्रवासी भारतीय और भारतीय मूल की श्रेणी के 6 लोग हैं। ठीक है, अप्रवासी भारतीय है और जो भारतीय मूल के हैं उनकी श्रेणी में 6 लोग हैं इनमें शामिल किए गए। 16 लोगों को जो ये पुरस्कार मिला गया है ये मरणोपरांत दिया गया आफ्टर डेथ के नहीं दिया गया है 16 लोगों को। ठीक है, पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल है। ठीक है, पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल है। इन पुरस्कारों में देखेंगे तो 3 श्रेणियों में से डिवाइड किया गया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, इन्हें अलंकृत किया गया है। पद्म विभूषण पुरस्कार असाधारण और विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, जो पद्म विभूषण है इनके पुरस्कार है असाधारण और विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए दिया जाता है, और जबकि उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण दिया जाता है। ठीक है, और किसी क्षेत्र में किसी सेक्टर में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री दिया जाता है। ठीक है, इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष आप देखेंगे, इन पुरस्कारों की घोषणा प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस और उसके अवसर पर ही की जाती है। यह पुरस्कार कोई पदवी नहीं है, यह पहले भी देखेंगे। आर्टिकल कौन सा है बताइए, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 बताता है कि कोई भी अगर पुरस्कार है वो पदवी नहीं गिना जाएगा। किसी के नाम को उसे आप उस नाम को उसके आगे नाम से पहले आप इसको पदवी लेकर नहीं बोलेंगे। अगर ये कहेंगे पद्म विभूषण या उनके नाम लगाएंगे, पद्म भूषण या उनका नाम लगाएंगे, यानी कि जो पोस्ट वगैरह हैं जो पदवी से उसे अलंकृत नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए पुरस्कृतों सम्मानितों के लिए नाम के आगे या पीछे इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। यह आर्टिकल 18 में भी दिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर यह पुरस्कार वापस लिया जाएगा और पद्म पुरस्कारों के तहत कोई नगद राशि भी पुरस्कृतों को प्रदान नहीं की जाती है। यहाँ रखेंगे, कोई भी कैश में यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, पद्म पुरस्कारों के तहत कोई नगद राशि, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पुरस्कृतों को प्रदान नहीं की जाती और कोई भत्ता अथवा रेल हवाई यात्रा भी छूट जैसी जो सुविधाएं होती वो भी नहीं मिलती हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये पुरस्कार है, ये कहीं हमें कैश में आपको नहीं मिलता है और कहीं भी आपको रेल या हवाई यात्रा में छूट भी नहीं दी जाती। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं एक एक करके पद्म विभूषण किसे मिला है, पद्म भूषण किसको मिला है और पद्मश्री किसको दिया गया है। ठीक है, 131 लोगों को मिला है जिसमें सभी लोग इंक्लूड है। कौन कौन से? पद्म विभूषण वाले, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि उसके आगे नाम लेना बढ़ जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इसको जूम करते हैं, अगर हम जूम में ये आगे नहीं जाएगा तो कर लेंगे। ठीक है, अगर इसका कुछ कंटेंट निकल रहा है तो फिर नहीं करेंगे। आइए, ठीक है, क्योंकि इसमें पीडीएफ जैसे बनाते हैं ना उस तरह से ये बनेगी पीडीएफ, लेकिन वो जूम आउट हो जाएगी तो निकल जाएगा पेज से। ठीक है, ओके, नाउ स्टार्ट। पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण ये 5 लोगों को दिया गया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट करेंगे। ठीक है, किसको दिया गया? 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, किनको किनको मिला है? धर्मेंद्र सिंह देओल, सबको जानता है, एन राजम, ठीक है, बी.एस. अच्युतानंदन, ठीक है, बी.एस. अच्युतानंदन, के.टी. थॉमस, पी. नारायणन। ठीक है, आइए इनको हम विस्तार से बताएंगे।
5 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कितने लोगों को किया गया? 5 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई। इनमें प्रख्यात अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल है। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह देओल हैं, जिनको आफ्टर डेथ के इनकी मरणोपरांत ये उत्तर प्रदेश की, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, पहले ये सेकंड नंबर बाद में चलेंगे, पहले किसको दिया है? धर्मेंद्र सिंह देओल को मिला है, और ये आफ्टर डेथ के इनको मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रख्यात वायलिन वादक। ठीक है, उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे देखेंगे हाथ में वायलिन लिए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के प्रख्यात वायलिन वादक एन राजम। ठीक है, नाम क्या है इनका? एन राजम, इनको मिला है। ये उत्तर प्रदेश की, इसलिए पूछा जा सकता है, ये उत्तर प्रदेश का जीके है। ठीक है, वायलिन वादक एन राजम को 1984 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, क्योंकि ये स्टेटमेंट बना के अगर पूछ सकते हैं तो आप एक बार याद रखें। वायलिन वादक है एन राजम, 1984 में ना पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, और 2004 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, इन्हें 2004 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, और अब ये पद्म विभूषण इन्हें मिला है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए स्टेटमेंट बना के कि एन राजम जी हैं जो वायलिन वादक हैं, और उनको ये तीनों पद्म विभूषण एंड पद्म श्री मिल चुके हैं, तो ये आप करेक्ट करेंगे ये स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है भाकपा यानी कि एम नेता, भाकपा यानी कि एम के नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री BS अच्युतानंदन मरणोपरांत, इन्हें भी मिल रहा है मरणोपरांत, यानी कि आफ्टर डेथ के इन्हें मिला है ये। ठीक है, पद्म विभूषण। और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश KT थॉमस, ठीक है, यह है KT थॉमस, इनको ये है, इन्हें भी मिला है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे धर्मेंद्र सिंह देओल, ये मरणोपरांत इन्हें मिला है, और BS अच्युतानंद, ठीक है, इनको मरणोपरांत मिला, 2 लोगों को। यहाँ भी ये याद रखना है कि 2 लोगों को आफ्टर डेथ की पुरस्कार पद्म विभूषण दिया गया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश KT थॉमस को भी मिला है। ठीक है, और मलयाली पत्रकार, ठीक है, मलयाली पत्रकार और लेखक P नारायणन, ठीक है, P नारायणन, ये मलयाली लेखक है और ये पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और मलयाली पत्रकार और लेखक P नारायणन को भी देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। किससे? भारत रत्न जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, इससे भी इन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है। और इसकी जो घोषणा, इनकी प्रदान करने की घोषणा गृह मंत्रालय की विज्ञप्ति में की गई थी। इनकी बात करें, इनमें KT थॉमस को पहले 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, किसको? KT थॉमस को। ठीक है, KT थॉमस जो है, इनको 2007 में भी पद्म भूषण से सम्मानित किया चुका है। ठीक है, इसमें केवल एक है M राजन, जिनको तीनों से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये वायलिन वादक है, और ये उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पे आप समझ गए ना, KT थॉमस को पहले 2007 में भी पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, और अब पद्म विभूषण इन्हें मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पद्म भूषण। ठीक है, पद्म विभूषण की बात होगी, अब पद्म भूषण की बात करते हैं। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है? 13 लोगों को, यानी कि 13 लोगों को। यहाँ पद्म विभूषण की बात करेंगे, ये 5 लोगों को दिया गया है। यहाँ पे हम लिख देंगे, क्योंकि आपको छोटा दिखेगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, यह 13 लोगों को पद्म भूषण मिला है। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा एवं उपलब्धियों के लिए 13 व्यक्तियों को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई। सर्वोच्च कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। ठीक है, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ठीक है, इसमें देखिए तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई। इनमें 3 को यह सम्मान मरणोपरांत दिया जा रहा है, अपना डेथ के दिया जा रहा है। इनमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कौन से? शिबू सोरेन है। ठीक है, शिबू सोरेन। दिल्ली के भाजपा के नेता है VK मल्होत्रा, तथा विज्ञापन जगत के दिग्गज हैं पीयूष पांडे, ये शामिल है। पीयूष पांडे को पहले ही 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था, और प्रख्यात पार्श्व गायिका है अलका याग्निक। ठीक है, सबकी जानते हैं इनको, अलका याग्निक, इनको दिया है। और अमेरिका में रह रहे भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं विजय अमृतराज, इनको मिला है। केरल फिल्म अभिनेता व निर्माता, ठीक है, केरल के फिल्म अभिनेता व निर्माता मोहम्मद कुट्टी P इस्माइल, इनका नाम है मोहम्मद कुट्टी P इस्माइल, और शॉर्ट में इनको बोलते हैं ममूटी, इनको दिया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता भगत सिंह कोश्यारी को इनको मिला है। और कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक, ठीक है, भी पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने वालों में शामिल हैं। इनमें ममूटी को 1998 में तथा विजय अमृतराज को 1983 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री 113 लोगों को मिला है, ठीक है, जिनके नाम हम बस आपको दिखाएंगे क्योंकि 113 ये नाम कभी नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। 113 के लोगों के नाम कभी नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ नंबरिंग पूछी जाएगी कितने लोगों को मिला है, क्योंकि ये नाम इतना है कि आप नहीं याद कर पाएंगे। 113 लोगों को मिला है, ठीक है। ठीक है, शॉर्ट में इसको देख लेते हैं एक बार। इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कारों में 2 युगल पुरस्कार शामिल है और पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले 11 के लिए पुरस्कार मरणोपरांत यानी कि आफ्टर डेथ के दिया गया है। देश का यह चौथा सर्वोच्च सम्मान इस वर्ष पाने वाले में भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वहां पे ये हम आपको बता ही दे रहे हैं, बाकी नाम पर आपको एक बार दिखा देंगे। महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर है, ठीक है, हरमनप्रीत कौर को दिया गया है। और क्रिकेटर रोहित शर्मा है। अभिनेता सतीश शाह आफ्टर डेथ। अभिनेता आर माधवन को दिया गया। यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को दिया गया। उद्योग व्यापारी जगत के सत्यनारायण नुवाल को दिया गया, ये सोलर इंडस्ट्रीज के हैं। और अशोक खाड़े हैं, ये दास ऑफशोर इंजीनियरिंग से हैं, इनको दिया गया है। वह टीटी जगन्नाथ, ये है आफ्टर डेथ, ये टीटी ग्रुप से है, इनको दिया गया, इनमें शामिल है। इसके अतिरिक्त बात करें, लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी अनिल कुमार रस्तोगी को मिला है। लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी अनिल कुमार रस्तोगी को दिया गया। धान की उन्नत किस्मों के विकास के लिए, ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, धान की उन्नत किस्मों के विकास के लिए जाने वाले कृषि वैज्ञानिक AK सिंह, ठीक है, इनको दिया गया है। गुरु रविदास विचारधारा के वैश्विक प्रचारक और संत निरंजन दास को दिया गया है। नवाचार व डिजाइनिंग द्वारा पानीपत हैंडलूम को वैश्विक पहचान दिलाने वाले खेमराज सुंदरिया को दिया गया है। बुंदेली युद्ध कला के, यहाँ पे देखेंगे, बुंदेली युद्ध कला के अखाड़ा गुरु भगवान दास रैकवार को दिया गया है। हिंदुस्तानी संगीत की कलाकार मंगला कपूर को दिया गया है। आयुर्वेद ग्रंथों पर, ठीक है, आयुर्वेदिक ग्रंथों पर शोध कर उसे समकालीन चिकित्सा से जोड़ने वाले डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल को दिया गया है। ठीक है, ये शामिल है इनमें, किसमें है, पद्मश्री से। पूरी सूची पर ध्यान देने से आप देख पाएंगे कि पद्मश्री पाने वालों में लगभग जो 45 नाम है, 45 नाम गुमनाम नायकों की श्रेणी में है। ठीक है, खामोशी से समाज में बदलाव लाने वाले इन नायकों में एशिया का पहला मानव दूध बैंक बनाने वाली बाल रोग विशेषज्ञ अर्मिडा फर्नांडीज है। कालाजार का पता लगाने के लिए बेहद कम कीमत में जांच के तैयार करने वाली डॉक्टर श्याम सुंदर है। ठीक है, कौन से हैं डॉक्टर? श्याम सुंदर जी हैं। और आनुवांशिक रक्त जो रोग है हीमोफीलिया, इसके क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए वरिष्ठ हेमेटोलॉजिस्ट सुरेश हंगावाड़ी है। और मणिपुर के जो नाट संगीतक कलाकार हैं, ठीक है, नाट संकीर्तन कलाकार हैं, जो 100 वर्षीय युमनाम जात्रा सिंह है। ठीक है, 100 वर्षीय युमनाम जात्रा सिंह है। बिहार के लोक नर्तक विश्व बंधु पारस्परिक संगीत वाद्य यंत्र भपंग बजाने वाले, ठीक है, भपंग की इंस्ट्रूमेंटल होता है, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वाद्य यंत्र होता है ये भपंग, ये बजाने वाले राजस्थानी जो लोक कलाकार हैं, ठीक है, यानी कि राजस्थानी लोक कलाकार हैं गफरुद्दीन मेवाती। ठीक है, गफरुद्दीन मेवाती हैं, ठीक है, मेवाती जोगी इनका पूरा नाम है, गफरुद्दीन मेवाती जोगी, इन श्रेणी में शामिल किए गए हैं। देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किसी के लिए भी इस गणतंत्र दिवस पर घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, इस बार किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया। पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने वाली सूचियों में हम आपको दिखा दे रहे हैं एक बार। ठीक है, पहले हम जो वो दिखाएंगे पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, उसके बाद जो 113 नंबर वो सिर्फ हम आपको दिखा देंगे। आप एक बार सरसरी निगाह से देख लें, क्योंकि हम इसको इंपॉर्टेंट करा चुके हैं जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी 113 नंबर कभी नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया है। धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत मिला है इन्हें, अपराध के मिले, कला क्षेत्र में मिला, ये महाराष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे केटी थॉमस, सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है, कार्य क्षेत्र है ये। ठीक है, और केरल से है ये, इन्हें दिया गया। सुश्री एन राजम, ये कला के क्षेत्र से है, उत्तर प्रदेश से है ये। ठीक है, सुश्री एन राजम, ठीक है, जो महिला है ये दिखाया था बालिन बाधक, ठीक है ना। पी नारायणन साहित्य में शिक्षा से है और केरल से है। ठीक है, V.S. अच्युतानंदन, ये आफ्टर डेथ के लिए मिला है, सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में दिया गया, ये भी केरल से है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पद्म भूषण। ठीक है, क्योंकि हम इतना रुकते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण मिला है 13 लोगों को। ठीक है, 13 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। सुश्री अलका याग्निक, ठीक है, जिनके नाम आप सुनकर ही बड़े हुए होंगे। सुश्री अलका याग्निक कला के क्षेत्र में है, ये महाराष्ट्र से है। भगत सिंह कोश्यारी सार्वजनिक मामलों में नहीं मिला है, ये उत्तराखंड से है। और
कल्लीपट्टी रामासारी पलानी स्वामी, ये चिकित्सा से इन्हें मिला है, ये तमिलनाडु से, जैसे इनका नाम था। ममूटी है, ये कला के क्षेत्र में केरल से है, इन्हें मिला है। डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय, ये चिकित्सा से हैं, ये और संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं ये, ठीक है। कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट है 6 नंबर पे पीयूष पांडे, अपना डेथ के इन्हें दिया गया है और ये कला क्षेत्र से हैं और महाराष्ट्र से हैं ये, ठीक है। SKM मैलानंदन, ठीक है, नाम है SKM मैलानंदन, ये सामाजिक कार्य के क्षेत्र से हैं और तमिलनाडु से हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शतावधानी आर गणेश, ठीक है, शतावधानी आर गणेश कला क्षेत्र से हैं और कर्नाटक से हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे शिबू सोरेन, आफ्टर डेथ किन्हें दिया गया, सार्वजनिक मामले में है, झारखंड से है। उदय कोटक, जैसा कि आप अभी हमने पूरा आपको बता दिया, व्यापार उद्योग से है, ठीक है, और ये महाराष्ट्र से है। VK मल्होत्रा, आफ्टर डेथ के इनके मिला है, ठीक है, सारा ब्रैकेट में लिखा है और सार्वजनिक मामले के लिए दिया गया है, दिल्ली से है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे वेल्लापल्ली नटेशन, ये सार्वजनिक मामले में है, ये केरल से है, जैसे कि नाम है इनका। विजय अमृतराज ये खेल क्षेत्र से इन्हें मिला है और संयुक्त राज्य अमेरिका से है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पद्मश्री। अब इसको हम पढ़ेंगे नहीं, इसको सिर्फ एक बार हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। पद्मश्री 113 लोगों को मिला है, याद रखें। पद्मश्री कितने लोगों को मिला है? 113 को लोगों को मिला है, ठीक है। और पद्म भूषण 13 लोगों को मिला है एंड पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है, कुल मिलाकर 131 लोगों को दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम आराम से स्क्रॉल करेंगे, जिससे आप लोग एक बार रीड आउट कर लें, बाकी इसके नाम नहीं पूछे जाएंगे, जो नाम इंपॉर्टेंट थे वो हम आपको करा ही दिए हैं, ओके ओके, ठीक है। 1-2 पेज और बाकी है, ठीक है, 5-10 मिनट की क्लास और है। ओके, ठीक है, 55 तक पहुंच गए हम। 9, 64, 68, 71, ठीक है। नेक्स्ट पेज हमारा 73, 74, ओके, 90, ठीक है, 99, 100, कितने लोगों को मिला था? ठीक है, 113 लोगों, ठीक है, 113 लोगों को मिला था। और यहाँ पे नोट आप याद रखें कि जो जोड़ी में पुरस्कार मिल रहा है उसको एक ही गिना जाएगा, जैसे कि पहले बता दिया, 113 लोगों को मिला है, ठीक है। यहाँ पे पूरा हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। ओके, इस पे चलने से पहले हम एक आपको याद दिलाते चले, ठीक है। हम अभी बात कर रहे थे वीरता पुरस्कार की, ठीक है, उसका हाफ वहां पढ़ा के हम छोड़ दिए थे, क्योंकि नेक्स्ट उसमें नोट्स आ गए थे और उसका नेक्स्ट में पढ़ाना था, इसलिए हम उसको पहले हम रिकनेक्ट करेंगे, तब आगे अपने टॉपिक पर पढ़ेंगे, ठीक है। बात कर रहे थे हम किसकी? कीर्ति चक्र की, ठीक है। कीर्ति चक्र मेजर अर्शदीप सिंह को मिला था, थल सेना से थे। नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा थे, जो थल सेना से थे, और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर थे, जो वायुसेना से थे, ठीक है। यहाँ बात कर रहे थे हम अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र किनको किनको मिले हैं, ठीक है। नाउ इसका आधा बताना था, क्योंकि बीच में और टॉपिक आ गए थे, तो हम इसको बीच में ही छोड़ दिया था। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं अपने नेक्स्ट पेज में, ठीक है। रिकॉल हो गया होगा आपको लोगों को, क्योंकि बीच में इतना सारा कुछ आके वो प्लेस आउट हो जाता है, ठीक है। इसको हम दोबारा से कनेक्ट करके स्टार्ट करते हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अब इसको हम जूम कर सकते हैं, क्योंकि अब ये जूम आउट से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, ओके। इसको थोड़ा सा हम जूम इन करेंगे, ऑलराइट, ठीक है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक थे जिन्होंने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए प्रशिक्षण लिया था, ठीक है। यानी जो प्रशांत बालकृष्ण की बात हो रही थी अभी, ठीक है, जैसे अभी हमें इसको दोबारा से हम आपको कनेक्ट किया था, ठीक है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर जो वायुसेना से थे, जिन्हें कीर्ति चक्र मिला है, उनके बारे में बताया गया। जो ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से थे जिन्होंने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए क्या किया था? प्रशिक्षण लिया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई है। शौर्य चक्र की बात देखेंगे, शौर्य चक्र तो 13 लोगों को मिला है। इसमें देखेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल घाट के आदित्य श्री कुमार थल सेना से हैं। मेजर
अंशुल बाल्टू थल सेना से है, मेजर शिवकांत यादव थल सेना से है, मेजर विवेक थल सेना से है, और मेजर नीशंक थेम दीपक सिंह थल सेना से है, और कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर थल सेना से है, सुवेंद्र पीएच मोसेस थल सेना से है, लॉस दफेदार बलदेव चंद्र मडोर प्रांत ने थल सेना से है, और राफेल मैन, ठीक है, शौर्य चक्र मिले हैं, याद रखें शौर्य चक्र मिले हैं, और कुल कितने लोग हैं, 13 लोग हैं, ठीक है। राइफलमैन मंगलेम संग वैफई ये थल सेना से हैं, और राइफलमैन ध्रुवा ज्योति दत्ता थल सेना से हैं, और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के नौसेना से हैं, ठीक है, नेवी से है। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए नौसेना से है, असिस्टेंट कमांडर विपिन विल्सन गृह मंत्रालय से है, ठीक है। शौर्य चक्र से सम्मानित की जाने वाली, ठीक है, नौसेना की दोनों अधिकारी, ठीक है, नौसेना की दोनों अधिकारी दिलना के तथा रूपा ए ये कुछ माह पूर्व नौसेना की नौकायन पोत यानी कि INSB तरणी की बात करी थी। कौन सा शिप था, शिप INSB तरणी पर 8 माह में, ठीक है, कितने 8 माह में, ये हमने करा भी दिया था आपको, 8 माह में 21,600 नॉटिकल मील लगभग 40,000 किलोमीटर की दूरी तय करके दुनिया का चक्कर लगाकर इतिहास इन्होंने रचा था, ठीक है। शौर्य चक्र से ये सम्मानित की गई है, ठीक है। याद रहे कि युद्ध में वीरता के लिए, ठीक है, युद्ध में वीरता के लिए भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है, ठीक है। कौन सा है, परमवीर चक्र, ठीक है। युद्ध में वीरता के लिए भारत में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है उसे बोलेंगे परमवीर चक्र, जिसके पश्चात कौन कौन से आते हैं, महावीर चक्र है और फिर वीर चक्र है, ठीक है। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और फिर वीर चक्र, ठीक है। ये 3 है जो सेना में युद्ध के लिए दिया जाता है। जब युद्ध करते हैं तो उनके वीरता के लिए पुरस्कार में स्वरूप उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। शांति काल में वीरता के लिए भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है अशोक चक्र। कौन सा है, अशोक चक्र, यानी कि शांति काल में कोई युद्ध नहीं चल रहा है, ठीक है, शांति का काल है, तब अगर हम किसी को दे रहे हैं पुरस्कार वीरता के लिए तो वो होता है अशोक चक्र, ठीक है। लेकिन आफ्टर अगर युद्ध में है तो वीरता को पुरस्कार दिया जा रहा है तब होता है परमवीर चक्र और महावीर चक्र एंड वीर चक्र, ठीक है। अशोक चक्र कब मिलता है, शांति काल के दौरान मिलता है। ये है जो युद्ध में बहादुरी के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार है, परमवीर चक्र के कंपेयर में है ये, ठीक है। कौन सा, अशोक चक्र, ठीक है, अशोक चक्र है ये, परमवीर चक्र के कंपेयर में है। शांति काल में वीरता पुरस्कारों में अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र है, इनका दूसरा और तीसरा स्थान है, ठीक है। शांति काल में जो दिया जाता है कीर्ति चक्र है और दूसरा है शौर्य चक्र, ठीक है। यानी कि कीर्ति चक्र दूसरे नंबर पे है और शौर्य चक्र है तीसरे नंबर पे, यानी कि शौर्य चक्र, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट हो गया वहां से, क्योंकि ये प्रत्युत्तर दर्पण से लिया हुआ हमारा कंटेंट है, अकॉर्डिंग जिस तरह से उन्होंने बनाया था, तो हम PDF बनाए थे उस तरह से ही PDF बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सशस्त्र बल कर्मियों को विभिन्न सैन्य ऑपरेशन के लिए प्रशस्ति पत्र, यानी प्रशस्ति पत्र किसे बोलते हैं, प्रशंसा के लिए, ठीक है। जैसे आपने अशोक शिलालेख देखे होंगे, अशोक के शिलालेख पढ़े होंगे हिस्ट्री में, वहां पे आपने देखा होगा प्रशस्ति पत्र, ठीक है, तो प्रशंसा का पत्र, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 77 गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बल कर्मियों को 98 प्रशस्ति पत्र स्वीकृत किए हैं। इनमें देखेंगे 8 भारतीय सैन्य कर्मियों के लिए दिए गए हैं और 17 है ऑपरेशन रक्षक के लिए दिए गए, इनके ऑपरेशन रक्षक के लिए दिए गए, और 11 ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के लिए दिए गए, ठीक है। सिर्फ सारे ऑपरेशन चले थे, यहाँ पे देखेंगे आप 11 ऑपरेशन हिफाजत के लिए दिए गए हैं, 5 ऑपरेशन ऑर्किड के लिए दिए गए हैं, 2 ऑपरेशन मेघदूत के लिए दिए गए हैं, ये आप सब मैंने पढ़ा दिए ऑपरेशन कब चले थे, ठीक है। और एक जो दिया गया प्रशस्ति पत्र, एक ऑपरेशन राइनो के लिए दिया गया है, 2 ऑपरेशन सिंदूर के लिए दिए गए हैं, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर तो जानते हैं, पहलगाम हमला हुआ था तब दिया गया था, ठीक है, और स्ट्राइक चली थी, और 3 है जो बचाव अभियान के लिए दिए गए हैं, और 4 है ऑपरेशन कैजुअलिटी इन्वेक्यूएशन के लिए दिया गया है, और 1 ऑपरेशन शॉफिन के लिए दिया गया है, ठीक है, और 24 जो है विभिन्न अभियानों के लिए इनमें मरणोपरांत प्रशस्ति पत्र शामिल है, ठीक है। 24 यहाँ पे देखेंगे, 24 है जो अन्य अभियान चले थे उनमें 3 को, यहाँ पे 3 देखेंगे, 24 बात नहीं करेंगे, यहाँ पे 3 को करेंगे, एक बार इसको अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे 1 मिनट बच्चे पेन चल गया दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये 3 है मरणोपरांत प्रशस्ति पत्र दिए गए थे उनको, ठीक है, यहाँ पे देख लिया, ओके, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, बस हम एंडिंग पे चल रहे हैं बच्चे, बिल्कुल एंडिंग पे हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया चर्चित व्यक्ति, पर्सन इन द न्यूज, ठीक है।
ठीक है, चर्चित व्यक्ति यानी कि पर्सन इन द न्यूज। ठीक है, इसमें लेटेस्ट जीके है, थोड़ा इसका लंबा वीडियो बनेगा क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा कंटेंट था तो टाइम लग रहा है बच्चे। ठीक है, चर्चित व्यक्ति पर्सन इन द न्यूज, वॉरेन बफेट। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे वॉरेन बफेट, शेयर बाजार की दुनिया में सबसे दिग्गज निवेशकों में है। अमेरिकी दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे हैं। 60 साल के हैं, 60 ईयर्स ओल्ड है। 60 वर्ष तक बर्कशायर हैथवे के सीईओ के रूप में ये कार्य करने के पश्चात 95 वर्ष की आयु में, अच्छा यहाँ पे 60 वर्ष के नहीं है, सॉरी करेक्ट करेंगे, 60 वर्ष तक इन्होंने बर्कशायर हैथवे में काम किया है। ठीक है, एज अ पोस्ट कौन था, सीईओ के पोस्ट के रूप में किया है। ठीक है, और 95 वर्ष की आयु में 31 दिसंबर 2025 को सीईओ पद से सेवानिवृत्त हो गए, इनकी रिटायरमेंट ले ली। ठीक है, यहाँ इनका देखेंगे, कभी ये अखबार बेचकर काम चलाते थे। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मोटिवेटेड काम है आपके लिए। कभी अखबार बेचकर काम चलाने वाले वॉरेन बफेट अपनी मेहनत के बल पर जनवरी 2026 में 148.9 अरब डॉलर संपत्ति के साथ दुनिया में 9वें सबसे अमीर फोर्ब्स आकलन व्यक्ति बने हैं। ठीक है, अगर जहां चाहे वहां रहा है, आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते। सोचो, एक अखबार बेचकर, जो इंसान एक अखबार बेच रहा है उसके बाद पर वो दुनिया में 9th पोजीशन पे है रिच लिस्ट में। ठीक है, यानी कि 9th पोजीशन पे सबसे अमीर फोर्ब्स आकलन व्यक्ति बने। उनके द्वारा स्थापित कंपनी कौन सी है, वर्कशायर हैथवे बीमा। ठीक है, वर्कशायर हैथवे बीमा रेलवे, ऊर्जा, निर्माण और शेयर बाजार में पहली एक बड़ी होल्डिंग कंपनी बनी है इनकी ये कंपनी। ठीक है, इनके सीईओ रहते वर्कशायर हैथवे शेयर का मूल्य $19 से बढ़ते बढ़ते 7.55 लाख डॉलर पहुंचा था। ठीक है, ये इनका इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत जीरो से, अगर कहते हैं ना, फर्श से अर्श तक का इन्होंने सफर किया है, फर्श से अर्श तक। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया है डेथ पर, किनकी कौन सी हो गई, ये भी अब यूपीएससी का एग्जाम था या यूपीपीसीएस में देखेंगे। यूपीपीसीएस का 2 साल पहले का आप पेपर उठा के देख ले। इसमें डेथ की सिक्वेंसिंग पूछ ली है, कौन के कब से, यानी कि जनवरी, जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से इन्होंने पूछ ली कि अरेंज करके बताएं। ठीक है, इसलिए एक बार देख लें, इसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक इस चक्कर में आप इतना नहीं पढ़ेंगे कि यार इसको अरेंज करना है तो आप कहाँ तक इसकी डेथ की बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको एक स्किप करो। ठीक है, इतना नहीं, लेकिन हमारा पढ़ाने का वो है तो हम पूरा ही कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे माधव गाडगिल। ठीक है, डेथ में देखेंगे माधव गाडगिल पद्म श्री 1961 और पद्म विभूषण 2006 से सम्मानित प्रख्यात पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरणविद माधव गाडगिल का 8 जनवरी 2026 को, कब, 8 जनवरी 2026 को पुणे में निधन हो गया। ये 83 वर्षीय यानी कि 83 ईयर्स ओल्ड है। माधव गाडगिल ने पश्चिमी घाटों के, इनके देखेंगे पश्चिमी वेस्टर्न कोस्ट के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के लिए विशेष ख्याति प्राप्त की। यानी कि वेस्टर्न कोस्ट देखेंगे, भारत में आप देखेंगे ऐसे ही मैप दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, इस तरह से ये ईस्ट कोस्ट है एंड देन वेस्ट कोस्ट। ठीक है, वेस्ट कोस्ट के संरक्षण के लिए, ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या की है, ख्याति प्राप्त की है, इसी के लिए इन्हें दिया गया। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से इन्हें सम्मानित किया गया। आप देखेंगे पर्यावरण पुरस्कार में कौन सा पुरस्कार मिलता है, चैंपियन ऑफ द अर्थ मिलता है। इसे इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र में संस्थापक तथा केंद्र सरकार द्वारा गठित पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी जो विशेष पैनल होता है, इसके ये अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, एक विशेष पैनल होता है पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए, क्योंकि आप देखेंगे वो पश्चिमी घाट जो है हॉटस्पॉट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जैव विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट देखेंगे मनोज कोठारी। ठीक है, निधन की सीरीज में ही चलते हैं, डेथ में मनोज कोठारी। ठीक है, बिलियर्ड्स के पूर्व विश्व चैंपियन 1919 में वह भारत के प्रमुख बिलियर्ड्स कोच रहे हैं। मनोज कोठारी 5 जनवरी 2026 को 67 वर्ष की आयु में कोलकाता में इनका निधन हो गया। ठीक है, कहाँ हो गया है, कोलकाता में इनका निधन हो गया है। आइए स्क्रॉल कर लेते हैं इसको फिर से। ठीक है, आगे चलते हैं तब जाके। ओके, ठीक है, इसको जरा सा हम शिफ्ट करेंगे, नाउ शिफ्टिंग दिस पेज। ठीक है, देखिए उनके पुत्र सौरभ कोठारी भी विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन रहे हैं। ठीक है, मनोज एवं सौरभ बिलियर्ड्स के विश्व चैंपियन बनने वाले पिता पुत्र की एकमात्र जोड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सुरेश कलमाड़ी। ठीक है, सुरेश कलमाड़ी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का 80 वर्ष की आयु में क्या है, 6 जनवरी 2026 को पुणे में निधन हो गया था। और खेल प्रशासन में प्रभावशाली हस्ती रहे हैं सुरेश कलमाड़ी। 1996 से 2011 तक, यानी कि 1996 से 2011 तक भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, यानी कि अध्यक्ष रहे थे। एनडीए खड़गवासला, ठीक है,
एनडीए खड़गवासला से स्नातक ये किए हैं सुरेश कलमाड़ी। इन्हें 1964 से 1974 तक भारतीय वायुसेना में पायलट रहते हुए 1965 और 97 में उनके युद्ध में भी भाग लिया था इन्होंने। ठीक है, नरसिंह राव के लीडरशिप में रेलवे राज्य मंत्री रहे हैं। ठीक है, एक बार संसद में रेल बजट भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। और 2010 में भारत की मेजबानी में जो आयोजन हुआ था राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। इन खेलों के आयोजन में भ्रष्टाचार के अनेक आरोप उन पर लगे थे तथा इनके सिलसिले में 10 माह तक उन्हें तिहाड़ जेल में भी रहना पड़ा था। कहाँ रहा था? तिहाड़ जेल में, जिसके किरण बेदी जिसके लिए जानी जाती है। ठीक है, तिहाड़ जेल में रहना पड़ा था। नेक्स्ट देखेंगे आईएस बिंद्रा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का 25 जनवरी 2026 को 84 वर्ष की आयु में दिल्ली में इनका निधन हो गया। और भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी आईएस बिंद्रा, इनकी रिटायरमेंट मिल चुकी थी। आईएस बिंद्रा 1993 से 96 के दौरान बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे थे। लगभग देखेंगे 3 दशक तक, 1978 से 2014 तक। ठीक है, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी ये रहे। और भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहते हुए यानी कि ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के विशेष सचिव पद पर भी सेवानिवृत्त हुए थे। इनके सेक्रेटरी पद पर ये सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे मार्क टुली ब्रिटिश काल में भारत में कोलकाता में जन्मे। ठीक है, ब्रिटिश काल के दौरान ही भारत में कोलकाता में जन्मे सर विलियम मार्क टुली, जो ब्रिटिश नागरिक के बावजूद ओवरसीज सिटीजनशिप जिसे बोलते हैं, ठीक है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी कि ओसीआई, ठीक है, ओसीआई कार्ड धारक रहे थे ये। ठीक है, और भारत में पत्रकारिता यानी कि जर्नलिस्ट के लिए ये जाने जाते हैं। और 25 जनवरी 2026 को 90 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। और भारत में बीबीसी के संवाददाता के रूप में 1964 में भारत में आने के पश्चात लगभग 20 वर्ष तक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के ये, ठीक है, कॉर्पोरेशन के से ये नई दिल्ली के ब्यूरो के प्रमुख रहे हैं। ठीक है, कॉर्पोरेशन के। नेक्स्ट इसको देखेंगे, हम स्क्रॉल कर लेंगे बस। ये अब हम अपने लास्ट पेज पे चल रहे हैं। ठीक है, क्या बच्चे, हम लास्ट पेज पे चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं बार बार कह रही हूँ लास्ट पेज पे, पर एड नहीं कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि अब जरूर हम लास्ट पेज पर हैं ना। ठीक है, 20 वर्ष तक ये देखेंगे बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के नई दिल्ली ब्यूरो के प्रमुख रहे हैं मार्क टुली। 1994 में बीबीसी के त्याग पद दे दिया इन्होंने, यानी कि रिटायरमेंट ले लिए। और दक्षिण एशिया में ये पत्रकारिता से जुड़े हैं यानी कि जर्नलिस्ट बने हैं। ठीक है, इस दौरान भारत में जो संबंधित अनेक पुस्तकें जो उन्होंने लिखी थी वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कौन कौन सी लिखी थी? वो लिखी थी नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया 1981 में। अमृतसर मिसेस गांधी लास्ट बैटल, ठीक है, अमृतसर मिसेज गांधी लास्ट बैटल 1985 में इन्होंने लिखी थी। द हार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, द हार्ट ऑफ इंडिया 1995 में इन्होंने लिखी थी। ठीक है, ये सब आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, सुमेलित करने के लिए। इंडिया इन स्लो मोशन 2002 में लिखी थी। इंडियाज एंडिंग जर्नी, ठीक है, इंडियाज एंडिंग जर्नी 2007 में इन्होंने लिखी थी। नॉन स्टॉप इंडिया 2011 में। द कुंभ मेला, ठीक है, द कुंभ मेला 2001 में लिखा था इन्होंने, ये पुस्तक लिखी थी। इंडिया द रोड अहेड 2011 में लिखी थी। विमांडा पर्दा 1996 में लिखी थी। अब कंट्री टेल्स 2017 में। फ्रॉम राज टू राजीव, ठीक है, फ्रॉम राज टू राजीव 40 years of Indian independence, ठीक है, फ्रॉम राज टू राजीव 40 years of Indian independence 1988 में इन्होंने लिखी थी। ये शामिल इनकी पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको दोबारा से रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, पुस्तकें जरूर पूछ सकते हैं, बुक्स सम्मिलित करने के लिए पीसीएस में जरूर आता है। ठीक है, इन सब इस पुरस्कारों से सम्मानित किए गए। मार्क टुली को ब्रिटेन के द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से 1985 में सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने पद्मश्री से 1992 में सम्मानित किया और पद्म भूषण से 2005 में इन्हें सम्मानित किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। ठीक है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार 28 जनवरी 2026 को बारामती में विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। आपने सुना होगा न्यूज में। और यह दुर्घटना जो हुई थी 28 जनवरी को प्रातः काल यानी कि मॉर्निंग में उस समय हुई जब वह जिला पंचायत परिषद चुनाव के प्रचार के लिए मुंबई से एक निजी चार्टर्ड एयरक्राफ्ट से बारामती जा रहे थे। ठीक है, बारामती आ रहे थे। ठीक है, ये और विमान मुंबई से प्रातः के मॉर्निंग में लगभग 8 बजे उड़ान भरने के बाद लैंडिंग के समय बारामती में क्रैश हो गया था। और क्रैश के बाद विमान का फ्यूल जो टैंक है ब्लास्ट हो गया था। इसके पश्चात उनमें जो सवार सभी 5 लोग थे उनकी जलकर
डेथ हो गई थी और दिल्ली की ऑपरेटर कंपनी वीएसआर, ठीक है, वीएसआर वेंचर्स ने इस प्राइवेट फ्लाइट में अजित पवार के साथ 2 पायलट यानी कि कैप्टन सुमित कपूर और कैप्टन संभवी पाठक, इनके 2 निजी सहायक थे, पीए, और एक उनके पर्सनल सिक्योरिटी थे, जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे, ये भी इनमें शामिल थे दुर्घटना में। दुर्घटना स्थल पर इनका जो विमान था नैरो स्ट्रिप, उस पर उतरने की कोशिश कर रहा था, तभी यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, ठीक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की ये 66 वर्षीय अजित पवार, ठीक है, कितनी है 66 वर्षीय जो अजित पवार है, दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन जो था, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली जो सरकार थी, इसमें, ठीक है, देवेंद्र फडणवीस की जो लीडरशिप वाली सरकार थी, इसमें 2 उप मुख्यमंत्रियों में से ये एक थे, ठीक है। राज्य में दूसरे उप मुख्यमंत्री शिवसेना के एकनाथ शिंदे थे, ठीक है, एक तो यही थे और दूसरे थे, कौन से थे, एकनाथ शिंदे, ठीक है। उप मुख्यमंत्री यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चीफ मिनिस्टर, ठीक है, वाइस चीफ मिनिस्टर के रूप में इनका ये क्या था, 6वां कार्यकाल था, ठीक है। और जो इनके अलग अलग कार्यकालों में पृथ्वीराज चौहान, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के जो लीडरशिप वाली सरकारें थी, उसमें उप मुख्यमंत्री भी रहे थे, ठीक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार के वह भतीजे थे, ठीक है, किसके थे, शरद पवार के भतीजे थे, ठीक है। और उनके साथ वह काफी निकट भी थे, राजनीति में सक्रिय भी रहे थे, किंतु नवंबर 2019 में अपने साथियों के साथ एनसीपी इन्होंने छोड़ दी थी और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गए थे। और एनसीपी से अलग होकर अपने गुट के लिए असली जो एनसीपी होने का दावा इन्होंने किया था, निर्वाचन आयोग ने भी इनके नेतृत्व वाली घटक को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी मानते हुए एनसीपी का चुनाव चिन्ह भी इन्हें आवंटित कर दिया था, ठीक है। यह शरद पवार के नेतृत्व वाले घटक जो घटना था, यानी कि नेतृत्व वाले जो घटक थे, उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि शरद पवार नाम दिया गया था, ठीक है। यही बोलते थे कि ये सही पार्टी है एनसीपी वाली, बाकी सब क्या है, झूठ है। नेक्स्ट देखेंगे, ओके, नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्ष दिवस सप्ताह यानी कि ईयर डे ऑफ वीक, जरूर पूछा जाता है, ठीक है। इसको हम करेंगे स्क्रॉल, ठीक है, जैसे कि ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। क्या है वर्ष दिवस सप्ताह, ईयर डे वीक, जनवरी 2026 में कौन कौन से वर्ष हैं, क्या है जो इंपॉर्टेंट है। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस। जूही ब्रेल ने इनको इन्वेंशन इनका किया था, जिससे कि जो ब्लाइंड लोग हैं वो उसको पढ़ सके, ठीक है। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, सभी जानते हैं। लगभग 20 वर्षों के जो विदेश प्रवासन के पश्चात महात्मा गांधी है 1915 में 9 जनवरी को कहां से लौटे थे, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी उपलक्ष्य में 2003 से, ठीक है, कब से, 2003 से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये कई बार हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे 10 जनवरी, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस है, ठीक है। 10 जनवरी क्या है, विश्व हिंदी दिवस है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था, ये क्वेश्चन आ चुका है। पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था 10 से 14 जनवरी को हुआ था और 1975 को आयोजित किया गया था ये, ठीक है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 10 से 14 जनवरी को हुआ था, 1975 को ये आयोजित किया गया था। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने का निर्णय विदेश मंत्रालय ने 2006 से लिया है, ठीक है। तब से ये विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 11 जनवरी, 11 जनवरी है 11 जनवरी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है, ठीक है। 12 जनवरी है स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है, जिसे बोलते हैं युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, युवा दिवस के रूप में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 15 जनवरी है थल सेना दिवस भारत का और 16 जनवरी है नेशनल स्टार्टअप डे, ठीक है। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया था और 21 जनवरी को त्रिपुरा मेघालय मणिपुर का स्थापना दिवस है, त्रिपुरा मेघालय और मणिपुर का स्थापना दिवस है। और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, ठीक है। सभी जानते हैं महान स्वतंत्रता सेनानी ये रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे कौन सा है, ठीक है। और जो पराक्रम दिवस है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है और जनवरी 2021 में उनकी 125वीं जयंती से पूर्व ही ये मनाई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 24 जनवरी, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस है, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है,
कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना इसका उद्देश्य है। और केंद्र सरकार ने 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने का हौसला किया है। और ये 2009 में ठीक है किया था, इन्होंने 2009 में किया था, ये इन्होंने फैसला किया था। ऐसा पहला दिवस है जो 2009 में मनाया गया था, ठीक है, पहली बार। ठीक है, 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस, सभी जानते हैं, आ भी चुका है उत्तर प्रदेश दिवस। ठीक है, 24 जनवरी 1950 में 24 जनवरी को तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नामकरण। ठीक है, पहले क्या था ये उत्तर प्रदेश, पहले इसका नाम नहीं था। ठीक है, क्या था इसका बताइए, कमेंट करके बताइए। यूनाइटेड प्रोविंस ने इसका उत्तर प्रदेश रखा गया था 1950 में। ठीक है, पहले इसका क्या था, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश का मध्य प्रांत था, उत्तर का उत्तर प्रांत। इसी परिप्रेक्ष्य में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने का निर्णय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने 3 मई 2017 को किया था। ठीक है, तब से ये क्या है, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 25 जनवरी हिमाचल दिवस, जल्दी से करेंगे। ठीक है, 25 जनवरी हिमाचल दिवस। देश के 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1931 को अस्तित्व में आया था और तब से हिमाचल दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और ये आप सभी जानते हैं 18वें राज्य के रूप में ये कब आया था, 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, 25 जनवरी 1971 को। ये सभी राज्य जो बने हैं कब बने हैं, कभी इस अस्तित्व में आए, ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये पीसीएस का पेपर है, 2 साल पहले का पेपर, उसमें पूछा गया है। ठीक है, जिसमें हरियाणा नागालैंड का दिया था एंड सिक्किम का तो सभी को याद हो गया, सिक्किम का दिया था, ये पूछ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 25 जनवरी। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, ये मनाया जाता है 25 जनवरी को मतदाताओं में, ठीक है, जागरूकता लाने के लिए, ठीक है, अवेयरनेस लाने के लिए उनका उद्देश्य है। चुनाव आयोग ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 में घोषित किया था। ऐसा पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस है जो 25 जनवरी 2011 को देश भर में मनाया गया था। ठीक है, कब से मनाया गया, 2011 से। नेक्स्ट 26 जनवरी। ठीक है, अब ये भी हमें बताने की जरूरत नहीं है। भारत का गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया 26 जनवरी को भारत ने अपना 77 गणतंत्र दिवस मनाया था। इस वर्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष जो बताए गए उर्सुला वॉन डेर लेयन है और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा गणतंत्र दिवस की मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि रहे थे। नेक्स्ट देखेंगे कट रहा है क्या, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे इसको मुख्य अतिथि थे, यहाँ पे कोई और से ले लिया गया, इसको हम क्रॉस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ठीक है, विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना 26 जनवरी 1952 को ब्रुसेल्स में की गई थी। इस उपलक्ष्य में देखेंगे प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। ओके, नाउ इसको ऐड करेंगे, हम स्क्रॉल नहीं करेंगे इसको। ठीक है, एक बार इसको क्रॉस कर दिया था मैं, इसको ऐड करेंगे। ये इसी श्रृंखला में आगे कर दिया, इन्होंने बताया है कि 26 जनवरी को और क्या क्या मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी को और क्या क्या मनाया जाता है, कौन सा डे मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय देख लेंगे, यहाँ पे ये रिपब्लिक डे तो है ही, और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस भी 26 जनवरी को है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस भी 26 जनवरी को है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है, ये भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना 26 जनवरी 1952 को ब्रुसेल्स में की गई थी, यानी कि ब्रुसेल्स में की गई थी। इस उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे 27 जनवरी। ठीक है, ये पूरा टोटल यहाँ पे हम देखें 26 जैन का था, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 26 जैन का था। ठीक है, 26 जनवरी तक मनाया जाता है ये डे। 27 जनवरी जिसे बोलते हैं विध्वंस के शिकार के लोगों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है, और 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, जिसे शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं 30 जनवरी को। ठीक है, नाउ अब आगे चलते हैं पुस्तकें, बुक्स। ठीक है, कौन सी पुस्तक किसने लिखी है ये जरूर आता है, इसलिए हम बता रहे हैं। घोषटाई। ठीक है, पुस्तक का नाम है घोषटाई और किसके द्वारा लिखी, अमित। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे घोषटाई लिखी अमिताभ घोष द्वारा। ठीक है, अमिताभ घोष द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मिडनाइट ट्रेन किसके द्वारा लिखी है, मैट हेग द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, मैट हेग के द्वारा। नेक्स्ट अब चलते हैं, नेक्स्ट और आज का ये लास्ट पेज। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है और आज का ये क्या है, हमारा लास्ट पेज है। ठीक है, अच्छा, पुस्तक ये बुक्स जो थी 2 ही थी बच्चे। ठीक है, 2 ही इसमें दी गई थी जो मैंने करवा दी आपको। घोषटाई है ये अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई है, मिडनाइट ट्रेन है ये मैट हेग द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है दुर्घटना या एक्सीडेंट कहाँ पे कौन सी हुई, क्योंकि लेटेस्ट जीके में जितना है पूरा कंटेंट आपको कराएंगे, जैसा कि आपने कहा था कि मैम विस्तार से ही पढ़ाएं क्योंकि शॉर्ट में ना पढ़ाएं। आइए, ठीक है, अब इसको ले लेते हैं हम पेन। दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट। ठीक है, यहाँ पे देखें
नए वर्ष के उत्सव के दौरान स्विट्जरलैंड के एक रिसोर्ट में अग्निकांड, कम से कम क्या है 40 लोगों की यहाँ जलकर मृत्यु हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। 31 दिसंबर 1 जनवरी को यानी कि मिडनाइट के दौरान नववर्ष की स्वागत में उत्सव के दौरान स्विट्जरलैंड में क्रांस मोंटाना, ठीक है, क्रांस मोंटाना शहर में स्विस स्की के नाम की रिसोर्ट के बारे में बात बताएंगे कि रिसोर्ट का जो बार था उसमें आग लग गई थी, कम से कम 40 लोगों की डेथ हो गई थी। प्रारंभिक जो समाचारों में बताया गया था इसके अतिरिक्त लगभग 116 लोग घायल हुए थे। और प्राइम फेसिया देखेंगे समाचारों के अकॉर्डिंग रिसोर्ट के बारे में यह आग उसमें लगी थी जब शैंपेन की बोतलों में लगी जो फुलझड़ियां छत की जो रूफ होती है उससे टकरा गई और वहां पे आग पकड़ ली और विस्फोट हो गया था, ठीक है। और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने इस घटना को गहरा दुख व्यक्त करते हुए, ठीक है, इसे खुशी को पल का एक गम में बदलने का बोला था कि मातम में बदल गया। नेक्स्ट देखिए, डोडा जिले में सेना का एक करियर, ठीक है, डोडा जिले में सेना का एक करियर वाहन खाई में जा गिरने से 10 जवानों का तत्काल बलिदान हो गया था, ठीक है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना का करियर वाहन 22 जनवरी 2026 को 200 फीट की गहराई में जा गिरा था। डोडा की जो भद्रवाह चंबा मार्ग पर लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर खंडी टॉप इलाके में एक दुर्घटना वाहन में जो सवार थे 21 जवान, उनमें से 10 जवान मौके पर ही शहीद हो गए थे, जबकि शेष 11 को एयरलिफ्ट करके उधमपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इंजन फेल होने पर वायुसेना के माइक्रोलाइट विमान की प्रयागराज में बड़े तालाब में आपात लैंडिंग कराई गई, दोनों पायलट सुरक्षित हैं। ये एक एक्सीडेंट का एक न्यूज है। देखिए, भारतीय वायुसेना का एक माइक्रोलाइट विमान जिसका नाम है ML114, ठीक है, इसके 21 जनवरी 2026 को प्रयागराज में इंजन फेल होने पर शहर के बीच में ही लगभग 20 एकड़ में फैली एक तालाब में आपात लैंडिंग कराई गई। बमरौली एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरे इस विमान को ग्रुप कैप्टन जे के पांडे और ग्रुप कैप्टन प्रवीण अग्रवाल उड़ा रहे थे। इंजन फेल होने पर दोनों पायलट ने, ठीक है, अपनी सूझबूझ दिखाते हुए शहर की जो घनी आबादी थी वहां से दूर तालाब में इसकी आपात लैंडिंग कराई और दोनों पायलट भी तालाब के दलदल में फंस गए थे, जिन्हें आसपास के लोगों ने सुरक्षित निकाल भी लिया है। पूरे इस प्रकरण के दौरान और जांच की गई तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश इसको दिए गए हैं, ठीक है। यहां तक हो गया ये कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं मिसलेनियस पर। ओके, जितना हम जूम कर सकते हैं उतना पूरा करते हैं, लेकिन अगर पेज से बाहर निकल जाए तो फिर नहीं है, वो पढ़ने में नहीं आएगा बच्चे, ठीक है। विविध यानी कि मिसलेनियस, ठीक है, इनके अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, ठीक है, कब मनाया गया? 2026 मनाया गया। गुजरात पर्यटन विभाग के अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में अहमदाबाद के साथ साथ राज्य के अन्य शहरों यानी कि कहाँ मनाया गया? सूरत मनाया गया, राजकोट में मनाया गया, बड़ोदरा मनाया गया, द्वारका, इनमें आदमी मनाया गया। ये मनाए गए थे 10 से 14 जनवरी 2026 को आयोजित हुआ था ये, किंतु इसके मुख्य कार्यक्रम हुए थे अहमदाबाद में 12 से 14 जनवरी को साबरमती रिवर फ्रंट पर, ठीक है, साबरमती जो रिवर है उसके रिवर फ्रंट पर आयोजित किए गए थे। और इस वर्ष इस महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के जो चांसलर थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये, ठीक है, जर्मनी के जो चांसलर है फ्रेडरिक मर्ज ने किया था, जो हम पढ़ा चुके, और संयुक्त रूप से ये किया था उद्घाटन। और 50 देशों के पतंगबाजों ने अपनी आकर्षक व अनूठी पतंगों का प्रदर्शन भी इसमें किया था और ये एक ऐतिहासिक आयोजन माना जाता है। भारत के 14 विभिन्न राज्यों में 900 से अधिक पतंगबाज अपनी रंग बिरंगी पतंगों के साथ इसमें शामिल हुए थे, इस फेस्टिवल में शामिल हुए थे। पतंगे उड़ाने के अलावा अनेक जो सांस्कृतिक जो कल्चरल कार्यक्रम भी इसमें किए गए थे और यह महोत्सव मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है और गुजरात के साथ साथ अन्य शहरों में स्थानीय स्तर पर ही मनाया जाता है। गुजरात देखेंगे आप, उससे सटे हुए जितने भी, राजस्थान में भी, हरियाणा में ये मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 में जो मनाया गया उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, गोवा में, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, गोवा में तीसरा प्रस्तावित जिला, ठीक है, गोवा में तीसरा प्रस्तावित जिला कौन सा बना है? आइए देखेंगे। गोवा जनसंख्या की दृष्टि से देश का चौथा सबसे बड़ा छोटा राज्य है, तो आपको पता है कि गोवा जनसंख्या की अकॉर्डिंग देखा जाए तो देश का चौथा सबसे छोटा राज्य है, ठीक है, देश का चौथा सबसे छोटा राज्य है। वहीं का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें, एरिया वाइज देखें तो यह देश का सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से भी यह देश का सबसे छोटा राज्य है, ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से चौथा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आप जानते हैं सबसे छोटा राज्य, ठीक है। और इस राज्य में केवल 2 ही जिले हैं अभी तक, ठीक है, 2 ही जिले अभी तक थे, ठीक है। 31 दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं और इनके नाम थे उत्तरी गोवा यानी कि नॉर्थ गोवा एंड दक्षिण गोवा यानी साउथ गोवा, ठीक है, नॉर्थ गोवा एंड दक्षिण गोवा यानी साउथ गोवा। राज्य में एक तीसरा जिला बनाया गया उसका नाम है कुशावती, ठीक है, कुशावती,
ठीक है, कोषावती इसके गठन की घोषणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 31 दिसंबर 2025 को कर दी है। और नेक्स्ट अब जब तक हो जाएगा संगठन और नेक्स्ट उसमें उत्तर दर्पण में आ जाएगा तो आपको दिखा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026। इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे नई दिल्ली, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते हैं, हमेशा ही आते हैं। ठीक है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 कहाँ मनाया गया? सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट एनबीटी के तत्वाधान में भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन यानी कि आईटीपीओ के सहयोग से। ठीक है, किसके सहयोग से मनाया गया? आईटीपीओ के सहयोग से और राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट के सहयोग से ये 53rd नई दिल्ली में जो पुस्तक मेला है नई दिल्ली में मनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं आपको, जिसे बोलेंगे विश्व पुस्तक मेला। ठीक है, ये विश्व पुस्तक मेला प्रगति मैदान में यानी कि दिल्ली में भारत मंडपम में 10 से 18 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, 2026 को। और विश्व के इस सबसे विशाल यानी कि B2C पुस्तक मेले में लगभग 30 देशों ने, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, कितने देशों ने? 30 देशों ने, और 30 देशों के 1000 से अधिक प्रकाशनों ने अपने स्टॉल वहां पर लगाए। ठीक है, कितने देश यहाँ पे पार्टिसिपेट किए? 30 देश पार्टिसिपेट किए और 1000 से अधिक इनके प्रकाशक जो थे उन्होंने अपने स्टॉल लगाए। इस वर्ष मेले में कतर को, ठीक है, ये आया है, ठीक, कतर को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया। किसका दिया? गेस्ट ऑफ ऑनर कतर को दिया गया, जबकि स्पेन को फोकस कंट्री का दर्जा दिया। क्योंकि एक बार आप देखेंगे फोकस राज्य का दर्जा दिया गया था उत्तर प्रदेश को, तो ये क्वेश्चन बन गया था उससे। ठीक है, तो 30 देश शामिल हुए और 1000 स्टॉल लगाए गए और कतर को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया और स्पेन को फोकस कंट्री का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा। और 10 जनवरी को मेले का उद्घाटन, ये उद्घाटन भी पूछा जाता है, 10 जनवरी को जो मेले का उद्घाटन है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। और इस वर्ष मेले की थीम क्या थी? थीम थी भारतीय सैन्य इतिहास शौर्य एवं प्रज्ञा। ठीक है, भारतीय सैन्य इतिहास शौर्य एवं प्रज्ञा @75। ठीक है, @75। ठीक है, आइए इंग्लिश में लिखते हैं, इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री वैलर एंड विजडम। ठीक है, वैलर एंड विजडम @75। ठीक है, ये इसकी थीम थी। इंग्लिश में भी देखें चाहे हिंदी में देखें। ठीक है, भारतीय सैन्य इतिहास शौर्य एवं प्रज्ञा, दोनों देखना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश में पूछ लिया, इंग्लिश में भी याद होनी चाहिए। ठीक है, इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री वैलर एंड विजडम @75। ठीक है, इस वर्ष पहली बार मेले में प्रवेश क्या था? निःशुल्क रखा गया था। ठीक है, फ्री ऑफ द कॉस्ट था यहाँ पे प्रवेश, जिसके चलते वर्ष की तुलना में लगभग 20% अधिक दर्शक इसमें आए थे। वो तो ऑब्वियस बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा तो दर्शक आएंगे। और देखेंगे 2025 में लगभग 20 लाख दर्शक इस दिल्ली पुस्तक मेले में आए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। फोकस और कंट्री पूछ, कौन सा देश? फोकस कंट्री कौन सा देश? स्पेन। गेस्ट ऑफ ऑनर किसको मिला? कतर को। कितने देश पार्टिसिपेट किए? 30। कितने प्रकाशक का स्टॉल लगा? 1000। ठीक है, याद हो गया ना? ओके, थीम क्या थी? थीम बताइए। भारतीय सैन्य इतिहास शौर्य एवं प्रज्ञा। और इसकी अगर इंग्लिश में हम थीम पूछे तो क्या बोलेंगे? इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री वैलर एंड विजडम। ठीक है, @75 पूरा है बोलेंगे। ठीक, आइए यहाँ पे देखेंगे 10 से 18 जनवरी 2026 भारत मंडपम में आयोजित हुआ था नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला। ये थीम यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए लोगो लगा हुआ है। ठीक है, इस बार एक बार देख लेंगे इसका लोगो भी। ठीक है, नेक्स्ट अगले देखेंगे जो अगला वर्ष यानी कि 54th। ठीक है, 54th जो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आयोजन 16 से 24 जनवरी को 2027 को आयोजित किया जाएगा। ये भी याद रखना है, 54th जो नई दिल्ली में ही आयोजित होगा और 16 से 24 जनवरी के बीच होगा, 2027 को किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ओके, ठीक है, इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 अमेरिका व पाकिस्तान का आतंकवाद रोधी युद्ध अभ्यास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026। ठीक है, अमेरिका और पाकिस्तान का आतंकवाद रोधी युद्ध अभ्यास। ठीक है, आइए इसको देखेंगे। आतंकवाद से निपटने में अपनी आपसी जो तालमेल है और रणनीति है उसका संचालन, उसका क्षमता को मजबूत करने के लिए अभ्यास किए जाते हैं। और ये अमेरिका के साथ पाकिस्तान की ज्वाइंट जो अभ्यास है, ठीक है, जिसे बोलेंगे पाकिस्तान की ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज इंस्पायर्ड गैम्बिट। ठीक है, इंस्पायर्ड गैम्बिट ये 2026 पाकिस्तान का पंजाब अपना नहीं है, पाकिस्तान के पंजाब के नौशेरा जिले में पब्बी कस्बे में स्थित नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में जनवरी 2026 में इसे किया गया था। ठीक है, कौन सा हमारा अभ्यास है? ये इंस्पायर्ड गैम्बिट है। ठीक है, और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एक स्पीच में कहा गया है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच ऐसे प्रशिक्षण अभ्यास दोनों देशों के लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों को मजबूत करेंगे। और इसमें कहा भी गया है कि इस सप्ताह संपन्न ये अभ्यास संयुक्त पैदल सेना के कौशल और रणनीतियों का और तथा आतंकवाद रोधी अभियानों का ये केंद्रित है। ठीक है,
ये क्या बोलते हैं, जो इनका बोलना है कि जो अभ्यास, संयुक्त अभ्यास किया गया है, ये पैदल सेना के कौशल को निखारने के लिए और रणनीतियों तथा आतंकवाद रोधी अभियानों पर केंद्रित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक आपको दिखा दे नोट दिया गया है, यानी कि इनकी कई बार भूल हो जाती है पीडी से भी, वो हम करेक्ट हमेशा ही करा देते हैं, हमेशा रीड आउट पहले हम करते हैं, बाद में आप लोगों को पढ़ाते हैं। इसमें दिया गया कि प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2026 के अंक में पेज संख्या 40 पर राम सुतार से संबंधित खबर में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के स्थान पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पढ़ा जाए। जैसा कि आप पहले ही देखा है कि जो हमने जनवरी की करंट अफेयर जो आपको पढ़ाई थी प्रतियोगिता दर्पण, वो इंग्लिश में थी। ठीक है, उसमें कोई ऐसा मिस्टेक नहीं था, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि हमने जो भी पढ़ाई एकदम करेक्ट थी। ठीक है, ओके। इसलिए ये आपको बिल्कुल भी यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं ऐसा ना है मैम ने गलत करवा दिया। ठीक है, इसलिए ये मैंने आपको दिखाया हुआ है। और इसके साथ ही आप देखेंगे इंस्पायर्ड गैम्बिट जो एक्सरसाइज हुई है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, आतंकवाद रोधी अभ्यास है ये। और इसके साथ ही हमारा ये आज का जो कंटेंट था लेटेस्ट जनरल नॉलेज का, वो पूरा कंप्लीट करवा दिया। जितना आने की संभावना है पूरा विस्तार से हम करवा दिए हैं, और जो भी आगे कंटेंट होगा वो भी कराएंगे। अप्रैल माह की जो मैगजीन आएगी उसको भी हम कंप्लीट करा देंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और ऐसा भी कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें। जब आप कमेंट करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, विदाउट कमेंट के हम नहीं समझ पाएंगे, हम अंतर्यामी नहीं है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। और जियोग्राफी क्लास की जो मैंने आपको बात करी कि हम जियोग्राफी पढ़ाने के लिए, उसका मैंने आपने बता दिया। कुछ हमारी ऑफलाइन क्लास जब हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे मेरी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी और मुझे जैसे टाइम मिलेगा उसके बाद अलग से हम एक जियोग्राफी क्लास जरूर लेंगे। ठीक है, और ये आपको क्लास जैसी लगी तो आप बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए क्लास में नए कंटेंट के साथ। ठीक है, कोई भी ऐसी जो दिक्कत हो, आपको परेशानी पैदा कर रही हो, वो जरूर बताएं कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। फिर मिलते हैं नए कंटेंट में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।